सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डे नंबर 5 है ना, विच इज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ठीक है। और फिर एथिक्स वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा, है ना। देखो दो चैप्टर्स हमारे हो गए, कौन कौन से? ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दूसरा, ठीक है। और आपको ये दोनों चैप्टर्स क्या करना है, याद करने, ठीक है। दिवाली का जो भी ब्रेक होगा 1-2 दिन का, ठीक है, उन दिनों में आपको इसको रिवाइज करना है। होपफुली अभी तक रिवाइज किया हो तो अच्छी बात है, जैसे पीयर रिव्यू के डाउट्स आए हैं वैसे इस चैप्टर के भी आने चाहिए अगले वाले, और फर्स्ट चैप्टर के, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं ना अपन, ये चैप्टर भी अच्छा चैप्टर है, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मतलब लर्निंग ज्यादा है इसमें रटिफिकेशन ज्यादा नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट समझ गए तो लिख लोगे आप लैंग्वेज, ठीक है। फिर इसके बाद एक कंफर्टेबल चैप्टर आएगा इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस, वहां लैंग्वेज का भी इतना टेंशन नहीं है, ठीक है। सो ऑडिट ऑफ एनबीएफसी आज हमारा शुरू कर रहे हैं हम, होपफुली आज खत्म हो जाएगा, नहीं तो कल खत्म होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट इज एनबीएफसी, ठीक है। सुना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। इनकी अकाउंटिंग तो करी है आप लोगों ने इंटर के अंदर, है गेस। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी था, एनबीएफसी की अकाउंटिंग शॉर्ट में थी, है ना, और ग्रेजुएशन में तो थी, है ना। एनबीएफसी क्या होती है, सबसे पहले तो आप मुझे अगर बता सको तो बताओ, व्हाट इज एन एनबीएफसी, क्या होती है एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब बैंक है कि नहीं? बैंक तो नहीं है, लेकिन काम क्या कर रहा है? जैसे ही कर रहा है, बैंक जैसे ही कर रहा है, फाइनेंसिंग का काम कर रहा है। कोई एनबीएफसी डिपॉजिट्स भी लेती है, ठीक है, और फिर फाइनेंस करती है। एग्जाम्पल आपके सामने, अभी सीजन चल रहा है, आपके सामने सबसे ज्यादा कॉल जो आते हैं, ठीक है, जिसको आप काटते हो या ब्लॉक करते हो, वो कौन सी कंपनी के होते हैं? वेरी गुड, बजाज फाइनेंस के, ठीक है। एंड दैट इज द बिग एग्जाम्पल, एंड दैट पर्टिकुलर बजाज फाइनेंस इज आई एस 1 और 2 शुरू के 2-3 टॉप एनबीएफसीज में, इंडिया के टॉप एनबीएफसीज में एक है वो बजाज फाइनेंस, ठीक है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस देखा है आपने, मन्नपुरम, है ना, बहुत चोलामंडलम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर बिग, और बाकी भी टाटा फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। सो ये सारी फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंक के रूप में तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इनको गवर्न कौन करता है? इन एनबीएफसीज को। जैसे बैंक को कौन गवर्न करता है? इन एनबीएफसीज को कौन गवर्न करता है? आरबीआई ही गवर्न करता है, ठीक है। आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए अलग से डायरेक्शंस इशू कर रखे हैं, ठीक है, कि अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट लेते हो तो आपके लिए पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस है। इनको भी वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो बैंक को फॉलो करने होते हैं ना, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, है ना, वो सारी चीज इनको भी फॉलो करनी। गवर्न तो ये भी आरबीआई के सर्टिफिकेट के साथ ही होंगे, बिना आरबीआई रजिस्ट्रेशन के कोई भी एनबीएफसी अपना काम शुरू नहीं कर सकती है। सो एनबीएफसी की सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन उठाई है जो आरबीआई एक्ट के अंदर से उठाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आना लगभग ना के बराबर पॉसिबल है, पर एक बार अपने को पता होना चाहिए कि क्या होती है एनबीएफसी, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस फिर अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू के 1-2 क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्टरी, और टॉपिक का नाम भी क्या दे रखा है? बेसिक मतलब इस चैप्टर का बेसिक क्या है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एन एनबीएफसी? सेक्शन 45 के अंदर दे रखी है डेफिनेशन। अब 3 डेफिनेशन है, मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं तीनों पॉइंट्स का। पहला पॉइंट क्या लिखा है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको एनबीएफसी बोला जा सकता है। एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि कंपनी बनना तो जरूरी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये सब लिमिटेड है, ठीक है, ये जो भी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड हो गया, ठीक है। सो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है एंड विद प्रिंसिपल बिजनेस, उसका क्या है? डिपॉजिट लेती है किसी भी स्कीम के तहत, ठीक है, और लेंड भी करती है पैसा वापस। तो डिपॉजिट और लेंडिंग दोनों काम कर रही है, वो भी एनबीएफसी, ठीक है। और तीसरा, और भी कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, और भी कोई क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसको आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ मिलकर और अप्रूव कर रखा है कि इसको एनबीएफसी घोषित कर दो, वो भी एनबीएफसी की कैटेगरी में आएगा। तो कुछ भी नहीं है, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या फिर आप नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो डिपॉजिट ले रहे हो, लेंड कर रहे हो, या अन्य कोई इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। अब इसमें कौन कौन से आती है? आपकी हायर परचेज कंपनियां जो ये नहीं देती है एसेट फाइनेंस पे, ठीक है। आपकी लीजिंग कंपनियां, लीज अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो लीज पे जो एसेट्स देती है वो आ गई। लोन मेकिंग कंपनियां जो प्योरली लोन अवेलेबल कराती है। इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस जो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है। ये सारे कैटेगरीज किस में फॉल करती है? एनबीएफसी के अंदर फॉल करती है। और एनबीएफसी का एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपका मुख्य उद्देश्य फाइनेंसिंग करना होना चाहिए। अगर आपका मुख्य उद्देश्य फाइनेंसिंग करना है, मुख्य उद्देश्य का मतलब आपका टोटल रेवेन्यू का 50% ज्यादा किससे आ रही है?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है। आपका टोटल एसेट्स का 50% एसेट कौन सा है? फाइनेंशियल एसेट है। बाकी भी आप छोटे मोटे काम दूसरे कर रहे हो, पर मेन अगर काम आपका क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो मतलब आप, और आप बैंक नहीं हो, तो एक तरह से आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही हो। सेट? क्लियर? तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा याद नहीं करनी है, दो नोट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। नोट देख लो कि फॉर द पर्पस ऑफ आरबीआई डायरेक्शन रिलेटिंग टू पब्लिक डिपॉजिट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में सिर्फ यही इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है, कि वो जो डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ऑप्शन है जिनके पास, लोन, इन्वेस्टमेंट कंपनी, हायर परचेज, इक्विपमेंट लीजिंग एंड म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड सॉर्ट ऑफ फंडिंग हो गई, जहां पर पैसा आप लोगों का लेके और वापस क्या कर रहे हो उनके लिए, जैसे वो नहीं होते हमारे चिट फंड कंपनीज जो होती है, ठीक है, वो भी एक तरह से एनबीएफसी है, ठीक है, कि लोगों का आप पैसा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ले रहे हो, वो पैसा लगा के वापस उन्हीं लोगों में बांट दोगे बेनिफिट्स के रूप में, ठीक है। और नोट टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी को हम कब बोलेंगे प्रिंसिपल बिजनेस है? जब हमारा फाइनेंशियल एसेट, मतलब उस कंपनी का फाइनेंशियल एसेट उसके टोटल एसेट्स का 50% ज्यादा है, एंड साथ साथ दूसरी कंडीशन, उसकी इनकम जो आ रही है फाइनेंशियल एसेट से, वो टोटल इनकम या ग्रॉस इनकम के 50% ज्यादा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है तो आपको एनबीएफसी कहलाएगा, आप कहलाओगे, और आपको फिर आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कंपल्शन, समझ रहे हो आप लोग? क्या लॉजिक है? डेफिनेशन इतनी काम की नहीं है, लेकिन पॉइंट्स बहुत काम के, कॉन्सेप्चुअल। क्या बोल रहा है वापस समझ लो। अगर आपने फाइनेंसिंग का काम किया, कंपनी खोल के कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी। आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली और फाइनेंसिंग का काम किया, खूब लोग कर रहे हो उदयपुर के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के, ठीक है। लेकिन अगर आपका वो फाइनेंसिंग का काम बड़ा है, मतलब आपकी टोटल एसेट्स क्या है? 50% आपकी जो टोटल एसेट्स है उसका 50% ज्यादा आपके फाइनेंशियल एसेट्स है, मतलब ये फाइनेंशियल एसेट मतलब लोन दे रखे हैं, एडवांसेस दे रखे हैं, वो फाइनेंशियल एसेट है आपके लिए, है ना। और उससे जो इनकम अर्न हो रही है वो आपकी ग्रॉस इनकम का 50% ज्यादा है। दोनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, मतलब आपकी जो एक्टिविटी है वो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी, आपका प्रिंसिपल बिजनेस हो गया। और जब फाइनेंशियल एक्टिविटी प्रिंसिपल बिजनेस हो गया तो आप एक तरह से फाइनेंसिंग कंपनी हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और इसीलिए आपको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बिना आरबीआई रजिस्ट्रेशन के अगर आप ये काम करोगे ना, फंस जाओगे भारी वाले, ठीक है। वो फाइंडिंग अप हो जाती है सीधे के सीधे, आरबीआई सीधे बंद करवा देती है। आपने देखा बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स, बहुत सारे छोटी छोटी फाइनेंस कंपनी आरबीआई क्या करवा देती है? क्लोज करवा देती है, क्योंकि लोगों का पैसा इन्वॉल्व है जहां पर, तो आरबीआई को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और आरबीआई आजकल सतर्क भी हो गई, आपने देखा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, है ना। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो बहुत बेसिक था, ठीक है। अब एक और इसका टॉपिक देख लो, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। वैसे मैंने आपको ओरली बोल दिया कहां रजिस्टर कराना है, आरबीआई में रजिस्टर कराना है, ठीक है। रेगुलेट कौन करेगा आपको? आरबीआई रेगुलेट करेगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपके ऊपर दो लॉ लग रहे हैं। जैसे चिट फंड कंपनी, चिट फंड सुना है ना? चिट फंड क्या करती है? आपने मूवी देखी होगी ना, आई गेस हेरा फेरी, या फिर हेरा फेरी, वो एक लक्ष्मी चिट फंड होता है, एक का डबल कर देगा, 20-21 दिन में डबल हो जाएगा पैसा, ठीक है। सो लाइक दैट ओनली। और या फिर अगर हम देसी भाषा में बोले तो पेरेंट्स हमारे जो वीसी करते हैं, ठीक है, या फिर मम्मा की जो किट्टी होती है, वो किट्टी भी इसी बेसिस पे ही है, ठीक है, बस वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है ना। तो चिट फंड कंपनीज के ऊपर दूसरे नॉर्म्स भी लगते हैं। ऐसे वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, उनके ऊपर दूसरे नॉर्म्स भी लग रहे हैं, दूसरे एक्ट भी लग रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, इंश्योरेंस जो काम करती है, ठीक है, उनमें भी फाइनेंसिंग चलती है, उन पे भी लग रहा है ये एक्ट, और इंश्योरेंस एक्ट भी उन पे लग रहा है। तो वहां पर थोड़ी सी छूट दे रखी है कि ठीक है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन आपके ऊपर ना आ जाए, तो वो जो स्ट्रिक्ट है वो फॉलो कर लेना। पर बाकी तो बाकी लोगों को तो क्या करना है, आरबीआई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लैंग्वेज देखो, no NBFC is allowed to commence or carry on the business of NBFC without, number 1, without obtaining certificate of registration issued by RBI and having a net owned fund of 25 लाख तो गई, अब अपर लिमिट है 100 करोड़, 25 लाख मिनिमम चाहिए, अपर लिमिट 100 करोड़ से अभी एज पर फाइनेंस बिल 2019, और एनी अदर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द आरबीआई। तो इनके लिए तो कंपलसरी है, सबसे पहले आरबीआई रजिस्ट्रेशन, दूसरा कम से कम आपकी नेट ओन फंड कितनी होनी चाहिए, 25 लाख, और किसी किसी की तो करोड़ों में भी, और अपर लिमिट अभी आरबीआई ने 2000 फाइनेंस बिल 2019 के अंदर क्या सेट कर रखी है, 100 करोड़, ठीक है। फिर नोट में लिखा, हाउएवर टू ऑब्विएट ड्यूल रेगुलेशन, टू ऑब्विएट मतलब टू रिमूव ड्यूल रेगुलेशन, कि आपके ऊपर ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए सर्टन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज व्हिच आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, ठीक है।
जैसे वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जो सेबी में वैसे ही रजिस्टर्ड है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग भी क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनियां हो रही है ना, जो क्लाइंट से अलाइन के बिहाफ पे क्या कर रही है, ठीक है, मैनेज कर रही है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, है ना। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई जिनके पास IRDA का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, निधि कंपनीज या चिट फंड कंपनीज जो इन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो अगर नेशनल हाउसिंग बैंक के कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनको फिर RBI रजिस्ट्रेशन की छूट है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के अंदर, जो इंडिया की ऑफिशियल अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी, उसके अंदर आप ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड। बेसिक समझ में आया? क्वेश्चन के चांसेस बेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, पर बेसिक के बिना चैप्टर की शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन अब इसके बाद वाले टॉपिक्स के ऊपर अब अपने को पढ़ना है। क्लियर है? समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहला क्या पढ़ा अपन ने? डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। डेफिनेशन का लॉजिक सिर्फ इतना सा था, उसमें से सिर्फ इतना सा कंटेंट अपने को निकालना है, क्या कि अगर आप क्या हो, एनबीएफसी हो। अब एनबीएफसी कैसे हो सकते हो? या तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, है ना, तो मुख्य बिजनेस ही आपका एक तरह से फाइनेंसिंग ही है, या फिर आप नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो जो जिनका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग है। बस आप ये याद रख लो, ठीक है। रिसीविंग, डिपॉजिट, लेंडिंग, वो वर्ड नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। अब प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग कब हो सकता है? जब टोटल एसेट्स का 50% से ज्यादा आपका एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है, और ग्रॉस इनकम का 50% ज्यादा उस फाइनेंशियल एसेट से इनकम आ रही है, मतलब आपका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? फाइनेंसिंग है। और इसीलिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। जो सेकंड पॉइंट अपन ने देखा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेक्शन 45 के अंदर, RBI एक्ट के अंदर, जिसमें बोला है कि एक तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और दूसरा आपकी नेट ओन फंड कितनी होनी चाहिए? आपकी नेट ओन फंड 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और अपर लिमिट 100 करोड़ है। और लेकिन ड्यूल रेगुलेशन जहां लग रहे हैं वहां आपको एग्जेम्प्ट कर रखा है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द RBI। क्लियर? ठीक है। कोई सवाल तो हो तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जहां से हमारा एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक शुरू होता है। कंफर्टेबल हो? एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लाइव वर्ल्ड में भी आपको दिखता ही है, ठीक है। बजाज फाइनेंस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन ही हैं, ज्यादा नहीं है ना, जो मेन अपने को याद करने हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और इसका नया आंसर है ये, ठीक है। इसके आंसर लगातार कभी कभी चेंज होते रहते हैं, ये लेटेस्ट अवेलेबल आंसर है इसका, ठीक है। लास्ट ईयर तक, मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक कुछ और आंसर चलता था, इस बार से नया आंसर शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ मिक्स हो गई है कंपनियां। एनबीएफसी जो पहले 2-4 अलग अलग रहती थी वो मिक्स हो गई, 2 अभी फाइनेंस बिल 2019 से आई है, ठीक है। तो नया टॉपिक है, नए तरीके से आंसर याद करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, देखो, एक तो कैटेगराइजेशन आप एनबीएफसी का ऐसे कर सकते हो, एक होती है वो एनबीएफसी जिसने डिपॉजिट ले रखा है पब्लिक से, और एक होती है वो जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है। तो जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है उसके साइड में जनरली एनडी लिख देते हैं, एनडी, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन तो बहुत सिंपल है कि ऑल द एनबीएफसीज आर आइदर deposit taking or non-deposit, and if they're non-deposit taking, ND is suffixed to their name. दूसरी बाइफिकेशन होती है एसेट साइज के बेसिस पे। साइज, एसेट साइज बिलो 500 करोड़, एसेट साइज अबव 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ और मोर। एसेट साइज की बात कर रहा हूं मैं, नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, नेट ओन फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं। नेट ओन फंड्स की अपर लिमिट कितनी थी? 100 करोड़, ठीक है। ये एसेट की साइज की बात कर रहा हूं मैं। तो एसेट साइज के बेसिस पे भी आप 2 टुकड़ों में बाइफिकेट कर सकते हो, एक 500 करोड़ से नीचे वाले, एक 500 करोड़ या उससे ऊपर वाले, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे कैटेगराइजेशन हो गए। अब अपन मोटा कैटेगराइजेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि जनरली अपने से तो क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो अपने को क्या लिखना है? अपने को ईयर लिखना है आंसर, ठीक है, कि कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी होती है। अब इसमें कोई नॉन डिपॉजिट भी हो सकती है, कोई डिपॉजिट टेकिंग भी हो सकती है, किसी की एसेट साइज 500 करोड़ से नीचे हो सकती है, किसी की एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ऊपर हो सकती है। हम उस क्लासिफिकेशन में अभी नहीं जा रहे, वो है भी नहीं हमारे कोर्स में, ठीक है। हमारे कोर्स में मोटी मोटी कैटेगरी, और मोटी मोटी कैटेगरी में सबसे पहला नाम, ठीक है, वो है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। आराम से पढ़ना, इनकी लैंग्वेज बहुत इजी है, ठीक है, बस हल्का फुल्का एक रिकॉलिंग करनी है, नाम सारे याद करने, ठीक है। सबसे पहले कौन सी हो गई? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। 2 नाम है, मिक्स है एक तरह से, मान के चलो आप, ठीक है। एक क्या करती है? एक का काम है फाइनेंस करना, एसेट फाइनेंसिंग, ठीक है। मैं दे रहा हूं ना, क्या दे रहा हूं? क्रेडिट पे दे रहा हूं सामान, ठीक है, मतलब मैं एक तरह से फाइनेंसिंग कर रहा हूं। और एक चीज ऑलमोस्ट कॉमन रहती है सब जगह कि कोई भी एनबीएफसी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को फाइनेंस नहीं दे सकती। जैसे कोई आया कि मेरे को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फाइनेंस दो ना, तो मैंने फाइनेंस दिया उसको, वो मेरी कंपनी में क्या कर रहा है?
इन्वेस्ट करें। ये जनरली किसी भी एनबीएफसी को अलाउड नहीं होता है और ये चीज यहां पर भी लिखी गई, ठीक है। सो एनबीएफसी कौन सी वाली, आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, कौन होती है, अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज कैरिंग ऑन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एसेट फाइनेंसिंग। अब वो फाइनेंसिंग वेदर बाय वे ऑफ मेकिंग लोन्स, whether by way of making advances or any other way for any activity, किसी भी एक्टिविटी के लिए आप फाइनेंस दे सकते हो अदर देन इट्स ओन, खुद की एक्टिविटी के लिए फाइनेंस नहीं देना है, ठीक है। और दूसरी कंपनी कौन सी है, तो क्रेडिट कंपनी का हो गया एग्जांपल एक तरह से। और इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या होता है, एंड द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। आप पैसा लगाओ, ये आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज क्या करेंगी, एक्वायर। इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक है। तो पहले क्रेडिट का था एक तरह से एग्जांपल, फिर इन्वेस्टमेंट का, पर है एक ही कंपनी है, अब एक ही नाम से जानी जाती है। पहले दो कंपनियां होती थी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग होती थी, ठीक है, दूसरी लोन कंपनी अलग होती थी। अब उन दोनों को मिक्स करके एक ही नाम रख दिया है, एंड इज नॉट एनी अदर कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी एज डिफाइंड बाय आरबीआई इन एनी ऑफ इट्स मास्टर डायरेक्शन। तो ये और किसी की कैटेगरी में फॉल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी अपन जो बाकी पढ़ेंगे, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर रही है तो फिर वो नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये और किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करनी चाहिए। आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन इश्यू कर रखा है, उसमें क्लासिफिकेशन उन्होंने कर रखे, किसी और में नहीं है तो वो यहां पर आ जाएगी। वापस बोल दूं, बहुत सिंपल है, नाम से भी क्लियर, नाम याद रखो, अंदर का कंटेंट वैसे ही याद आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी का काम क्या है, एक तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, और क्रेडिट का काम है एसेट फाइनेंसिंग का, किसी भी एसेट को किसी भी एक्टिविटी के लिए फाइनेंस करना, अदर देन खुद की एक्टिविटी के लिए फाइनेंसिंग अलाउड ही नहीं, ठीक है, फाइन, ओके। ये तो हो गया पहला, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होती है, देखो नाम से भी क्लियर है, आपको फाइनेंसिंग किसकी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज की, ठीक है। तो ये वाली जो कंपनी है ना, इसमें सिर्फ मैंने 4 पॉइंट दे रखे, नाम से भी क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो आप एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अवेलेबल है, मतलब आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, एरिया को फाइनेंस करवाना है तो इनके पास चले जाओ। इनका काम प्योरली और प्योरली किसके ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के ऊपर है, ठीक है। तो कौन कौन हो गई, एक कंपनी जिसका नेट ओन फंड एटलीस्ट कितना हो, 300 करोड़, ठीक है। अब जैसे अब अपन ने पढ़ा था ऊपर, क्या पढ़ा था कि आरबीआई ने अपर लिमिट, अभी जो ऊपर डिस्कस करी थी ना अपन ने, ठीक है, वो किसकी थी, वो किसकी थी, 100 करोड़ अपर लिमिट थी आरबीआई ने। और आगे क्या लिखा था, एनी अदर अमाउंट प्रिस्क्राइब आरबीआई, यहां पे 300 प्रिस्क्राइब कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए, तो ठीक है, जहां 300 प्रिस्क्राइब कर रखा है वहां 300 लगेगी, है ना। तो और एनी अदर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब आरबीआई था वहां पर, है ना। तो यहां 300 करोड़ की नेट ओन फंड चाहिए। इसने अपना 75% ऑफ एसेट कहां डिप्लॉय कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स को लोन दे रखा है, ठीक है। और इसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, ए और अबव। क्रेडिट रेटिंग सुनिए, क्रेडिट रेटिंग ए बी सी, ए प्लस बी प्लस होती है ना, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो लोग रेटिंग देती है कि यार इस फाइनेंसिंग की, इस पर्टिकुलर फंड की, इस फाइनेंस एक्टिविटीज की, इस फाइनेंशियल कंपनीज की रेटिंग ये है। उस रेटिंग के आधार पे फिर क्या होता है, उस रेटिंग के आधार पे आपको परमिशन मिलती है बहुत सारी, और परमिशन नहीं मिलती। आप अगर बहुत कम रेटिंग वाले हो, ठीक है, आपका खुद का ही हालात खराब है, तो रेटिंग भी डाउन हो जाएगी, रेटिंग डाउन हो जाएगी, तो उस केस में फिर आप ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रेटिंग भी ए और ए से पर होनी चाहिए। और सीआरआर सुना है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है, ठीक है, जो अपन जिसको नॉर्मल शब्दों में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हो आप, ठीक है, उसी का परसेंटेज वर्जन है कि सीआरआर भी आपका क्या होना चाहिए, 15% लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 शर्त, मतलब आपकी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स भी जो होते हैं, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी आपका क्या होना चाहिए, 15% होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कम हुआ तो भी दिक्कत है कि आपके पास कैपिटल ही नहीं है, ठीक है, वो भी दिक्कत वाला पॉइंट है। तो 4 कंडीशंस हैं, इनमें एमसीक्यू आ सकते हैं, बाकी थ्योरी लिखनी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी का। अभी थोड़ा आंसर थोड़ा और टिपिकल हो गया, पहले बहुत सिंपल हुआ करता था आंसर, ठीक है, लोन कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, नाम लिख देते बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज थी। इस बार से थोड़ा सा आंसर टिपिकल हो गया। क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का लॉजिक समझ गए ना आप, एसेट जितना भी है आपका उसका 75% तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में जाएगा। आपका रेटिंग ए और ए से ऊपर, सीआरआर 15%, और सबसे पहला पॉइंट आपकी नेट ओन फंड जो होगी वो कितनी होगी, 300 करोड़। अगली कंपनी पे आ जाओ। अगली कंपनी है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, CIC ND SI। CIC इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ND इज
नॉन डिपॉजिट एसआई सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूं कि है क्या ये। देखो, एक थी इन्वेस्टमेंट कंपनी, ऊपर पड़ी, ये कौन सी है? ये है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक थी इन्वेस्टमेंट कंपनी ऊपर, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, ठीक है। ये कौन सी है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है ना, इनका लॉजिक क्या है मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है। इसमें तो बहुत सिंपल से लिख रखा है कि 100 करोड़ से कम जिनकी टोटल एसेट्स नहीं है, ठीक है, चाहे इंडिविजुअली चाहे बाकी दूसरी कंपनीज को मिला के, एंड विच रेजेस और होल्ड्स पब्लिक फंड। पर मैं आपको इसका थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि एक ग्रुप है रिलायंस, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, और उन बहुत सारी कंपनियों का मेन उद्देश्य है क्या करना? इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है? मैं आपको एक सिंपल रिलायंस ग्रुप का एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। हाँ, रिलायंस ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, किसी का काम इन्वेस्टमेंट है, किसी का इंडस्ट्री में देख रही, कोई पेट्रोलियम देख रही, बहुत सारी, कोई टेलीकॉम देख रही, बहुत सारी कंपनियां, ठीक है। अब एक एनबीएफसी खड़ी हुई, उस एनबीएफसी का उद्देश्य है कि वो सिक्योरिटीज एक्वायर करेगी, लेकिन वो सिक्योरिटीज सिर्फ किसकी एक्वायर करेगी? एक पर्टिकुलर ग्रुप की। इन्वेस्टमेंट कंपनी और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में फर्क इतना है, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्वायर सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी। कोर का मतलब ही हो गया आपका दायरा ही क्या है? लिमिटेड। तो आप सिर्फ एक ग्रुप के अंदर ही क्या करोगे? पैसा लगाओगे। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए दो शर्तें कंपलसरी है। नंबर एक, आपका जो नेट टोटल एसेट्स है वो 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें यह पॉसिबल है कि आपका और आपके ग्रुप का मिला के 100 करोड़ हो तो भी चल जाएगा। आप दो चार लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में इन्वेस्ट करें वो भी चल जाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि आपने पब्लिक से क्या उठाया होना चाहिए? फंड लिया होना चाहिए, और वही पैसा आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर पब्लिक फंड्स आपने नहीं रेज किए हुए, ठीक है, और आप अपना ही पैसा कोई जनरेट जो किया वो लगा रहे हो, तो वो यहां पर फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पब्लिक फंड इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ABC, तीन कंपनियां, ठीक है, तीनों क्या कर रही है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की कैटेगरी में आ रही है ना। पहले का जो टोटल एसेट्स है वो 50 करोड़ है, दूसरे का 20 करोड़ है, तीसरे का 20 करोड़ है, ठीक है, और तीनों ने पब्लिक से फंड लिया हुआ है, तो ये वाली कैटेगरी आपके ऊपर फॉल नहीं करेगी, ठीक है। आरबीआई के नॉर्म्स आपके ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका टोटल एसेट ही क्या नहीं है? 100 करोड़ नहीं है। लेकिन मान लो ए का टोटल एसेट्स है 150 करोड़, बी का है 30 करोड़, सी का है 20 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? 190 करोड़ लगभग, सॉरी 200 करोड़ हो गया, ठीक है। अब क्या आपके ऊपर, आप तीनों कंपनीज के ऊपर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के नॉर्म्स लगेंगे? तो पहली शर्त तो है हाँ लगेंगे। दूसरी शर्त क्या है? पब्लिक फंड उठाना है। अब मान लो ए ने पब्लिक से पैसा उठा रखा है, बी ने उठा रखा है, लेकिन सी ने नहीं उठा रखा है, तो ए और बी के ऊपर ही क्या लगेगा? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का नॉर्म लगेगा, ठीक है, उसी को रजिस्टर कराना है आरबीआई में, सी के ऊपर नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? टोटल एसेट्स तो पूरे ग्रुप का एक साथ देख लो, और साथ दूसरी शर्त एंड लिखा है वहां पे, है ना, अंडरलाइन भी मार लो उसको, एंड विच रेजेस और होल्ड्स पब्लिक फंड। अगर ए कंपनी ने किया है होल्ड रेज किया पब्लिक फंड, लेकिन सी ने नहीं किया, भले आप उसी ग्रुप में हो, तो आपके ऊपर नहीं लगेगा किसका नॉर्म? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले नॉर्म्स आपके ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि कंपनीज तीनों की तीनों सेपरेट एंटिटियां हैं, ठीक है। ग्रुप भले एक ही हो, एंटिटी सारी की सारी सेपरेट है, ठीक है। तो लॉजिक सिर्फ क्या याद रखना है? ये लैंग्वेज देखो आप, core investment companies having total assets of not less than 100 CR either individually or in aggregate along with other core investment companies in the group and which raises or holds public fund. Clear? 3 पॉइंट। चौथा है कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, आईडीएफ, एनबीएफसी। अगेन ये भी डिपॉजिट नहीं लेती है, ठीक है, तो इनमें भी अपन चाहे तो आगे एनडी लिख सकते हैं। सो इट्स अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। और दूसरी शर्त, नेट ओन फंड 300 करोड़। इसकी शर्त लगभग वैसी है जो फाइनेंस कंपनी की थी, पर ये फंड अलग है, ये डेट फंड है, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। और दूसरी शर्त खतरनाक है, वो पहले सुनो आप लोग, ठीक है, वो एग्जाम्पल के रूप में सुनना, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं चार्ट में, वो समझना। ये नाम सुना है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इनका कोई प्रोजेक्ट है,
प्रोजेक्ट होगा कोई, ठीक है, रोड बनानी है ना, फाइन। एनएचएआई एक पार्टी हो गई, एक पार्टी है, एक कंपनी नहीं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और एक पार्टी हो गई है आईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की जो एनबीएफसी है, ठीक है, ये एनबीएफसी हो गई। ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट बनता है, 3 पार्टीज का अग्रीमेंट होता है। वो अग्रीमेंट क्या है सुनना। एनएचएआई का कोई प्रोजेक्ट है, एनएचएआई ये प्रोजेक्ट किसको दे रही है, इस पीपीपी को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में वो प्रोजेक्ट असाइन कर रही है किसी को, और इसको क्या बनाना है, इसको रोड बनानी भाई, यही तो प्रोजेक्ट असाइन किया है ना। अब क्या होता है, इन तीनों में एक अग्रीमेंट होगा, और ये रोड बनानी है, मतलब कौन सा एरिया हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए या तो उधर चले जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के पास, या फिर ये ऑप्शन आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का मतलब आपको एक तरह से क्या उपलब्ध करा रहे हैं, लोन उपलब्ध करा रहे हैं एक पीपीपी को, ठीक है। लेकिन इसमें 2 शर्तें कंपलसरी है। एक तो ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट होना चाहिए, एनएचएआई भी बीच में आनी चाहिए कि हाँ हमने प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, और आप तुम उनको दे सकते हो। दूसरा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू हुए कम से कम 1 साल बीत जाना चाहिए, उसके बाद ही डेट फंड फाइनेंसिंग मिलेगी आपको, ठीक है। आपका कमर्शियल ऑपरेशनल पार्ट शुरू हो गया होना चाहिए, नहीं तो क्या पता आप भाग जाओ, है ना। सो आपका ऑपरेशनल पार्ट शुरू हो गया होना चाहिए, वास्तविकता में काम कर रहे हो, उसके बाद ये डेट फंडिंग हो सकती है आपको। दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब आप लैंग्वेज पर जाओगे तो वापस समझना, फिर इसको चार्ट को देखना है तो वापस मैं लेके आऊंगा, लैंग्वेज पे चलते हैं। क्या लिखा है देखो, नेट ओन फंड तो 300 करोड़ है, एंड विच इन्वेस्ट ओनली इन पीपीपी, सिर्फ पीपीपी को देगी, हाँ फाइनेंस, ये डेट फंड जो देगी वो सिर्फ पीपीपी को देगी। एंड ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, विच हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्टरी कमर्शियल ऑपरेशन। और जिस पर्टिकुलर पीपीपी को दे रही है ये पैसा, उसने भी अपना काम 1 साल का कर लिया है, एंड दैट पर्टिकुलर पीपीपी बिकम्स अ पार्टी टू अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। तो अब आपको यहाँ ट्राइपार्टाइट का मतलब लिखना हो तो साइड में इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिख सकते हो। बाकी कुछ फंडा नहीं है इसमें, बस ये इसी पे एमसीक्यू भी आ सकता है और इसी पे अपने को लैंग्वेज में भी ध्यान रखना। बाकी लैंग्वेज अपने मन से लिख लेना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या है, मिनिमम 300 करोड़ या उससे ऊपर है, उसमें भी क्रेडिट रेटिंग का फंडा वही चलता है, ए से ऊपर चाहिए, या लिखी नहीं है मैंने। और बाकी मेन जो फंडा है उसका कि वो किस पे इन्वेस्ट करेगी, वो पीपीपी में इन्वेस्ट करेगी, है ना। और शर्त ये है पीपीपी की कि एक तो पीपीपी जो होगी वो पार्टी होनी चाहिए उस ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट की, और दूसरी शर्त ये है कि 1 साल का सेटिस्फैक्टरीली ऑपरेशन उस पर्टिकुलर पीपीपी ने कर लिया होना चाहिए, तो ही हम उसके ऊपर पैसा लगाएंगे, ये डेट फंड उसके ऊपर देंगे। क्लियर, ठीक है, कंफर्टेबल। बस इसमें एक लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, तो लैंग्वेज तो अपन वापस लास्ट में भी फ्रेमिंग कर लेंगे, ठीक है। मेन तो हो गई, अब लास्ट 5वीं आ रही है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, 5वीं है, उसके बाद तो 6ठी तो अदर्स में आ जाती है। अदर्स में तो 1 पॉइंट याद रख लो तो भी बहुत है। माइक्रो फाइनेंसिंग सुना है, क्या होती है माइक्रो फाइनेंस? सरकार खूब चला रही है अभी। माइक्रो फाइनेंस मतलब बांटो, किसको बांटो, गरीबों को, छोटे छोटे जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं ना, ठीक है, माइक्रो एसएमईज होती हैं, है ना, उनको बांटो। ये माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज भी आई है, जो प्योरली और प्योरली पैसा किसको दे रही है, रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज में भी दे रही है, तो उन लोगों को दे रही है जिनकी इनकम जो है वो बहुत कम है। फाइनेंसिंग कर रही है, आप अपना बिजनेस चलाओ, जो करना है करो, सिंपल से पॉइंट है। एनबीएफसी एमएफआई अगेन ये डिपॉजिट नहीं लेगी भाई, इनका काम है लोगों को देना है, लेना नहीं उनसे, ठीक है। इट्स नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिसका 85% ऑफ द एसेट किस फॉर्म में है, माइक्रो फाइनेंसिंग के फॉर्म में। अब माइक्रो फाइनेंसिंग कैसे हो सकती है, आप लोन दे सकते हो किनको, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है रूरल एरिया में और 1,60,000 से कम है अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में, ठीक है। सच लोन शुड नॉट एक्सीड 1 लाख, लोन का अमाउंट भी 1 लाख नहीं जाएगा, और उसका टेन्योर कम से कम 24 महीने तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने के लिए दे रहे हो, 4 महीने के लिए दे रहे हो, कम से कम 24 महीने, मतलब 2 साल का माइक्रो फाइनेंसिंग आपको करना है। फर्दर द लोन हैज टू बी गिवन विदाउट एनी कोलैटरल, ठीक है, बांट रही है सरकार पूरा, है ना। इसको हिंदी की स्कीम भी हो, अपने ये नहीं वो मुद्रा वाली स्कीम हो गई है, ठीक है, तो एक तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम है ना। और लोन रीपेमेंट आप कैसे भी करवा सकते हो, उससे साथ अग्री करके, वीकली हो सकता है, 14 डेज में हो सकता है, मंथली हो सकता है, एट द चॉइस ऑफ द बोर्ड। ओके, सिंपल है। तो 85% एसेट्स आपका माइक्रो फाइनेंसिंग होना चाहिए। और माइक्रो फाइनेंस किसको दोगे,
जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है रूरल में, और अर्बन सेमी अर्बन में 1,60,000 से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन 1 लाख, टेन्योर रीपेमेंट कम से कम 24 महीने, टेन्योर रीपेमेंट का 24 महीने, इंस्टॉलमेंट पेमेंट वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली हो सकता है, और लोन जो है आपको बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के देना है। क्लियर, सीधा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना? किसी ने लिया हुआ है? नहीं लिया हुआ है? ठीक है, लिया करो, बाद में लेना जब बड़े हो जाओ तो, क्योंकि फ्री में मिलता है वैसे भी, ठीक है, तो ले सकते हो। और वैसे भी इनकम लेवल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वैसे भी कभी ज्यादा होता ही नहीं, 1,60,000 तो आपके कंट्रोल में, आप कर सकते हो उसको कम, और भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो 3-3, 4-4, 5-5 लाख भी होती है तो उसको 1,60 भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। शुरुआत के दिनों में तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, ठीक है, अगर कुछ एक्चुअली आपको बिजनेस चालू करना है तो। अगला पॉइंट जी, अदर्स। अदर्स में देखो 2 दाम दिए मैंने, बाकी लंबी लिस्ट है, पर अपने इतना ज्यादा अदर्स में ज्यादा नहीं है। एक तो होता है एनबीएफसी फैक्टर, फैक्टरिंग सुना है? फैक्टरिंग पढ़ा होगा ना एफएम में। फैक्टरिंग में क्या होता था, कंपनी फैक्टर को क्या कर देती है, बेच देती है कि तुम कलेक्ट करते रहना किससे, डेटर से, ठीक है। हमें तो तुम आज ही क्या दे दो, सारा तो नहीं देते, वो काट के देता है, ठीक है, कि 80% 85% आज दो। तो फाइनेंसिंग ही कर रही, फैक्टरिंग एजेंसी क्या कर रही है एक तरह से, वो कलेक्शन तो बाद में करेगी डेटर से, एक बार आपको फाइनेंस करके दे रही है वो पैसा, ठीक है। फिर उसमें वो रिकोर्स नॉन रिकोर्स फाइनेंस दोनों होते हैं, है ना। सो एनबीएफसी फैक्टरिंग अगेन डिपॉजिट नहीं ले रही है, उसका काम ही क्या है, उसको परचेज करना डेटर का, और उसके बाद उनको फाइनेंस अवेलेबल कराना। एंगेज्ड इन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग, और वो यहां पर भी वही फंडा है कि फाइनेंशियल एसेट फैक्टरिंग बिजनेस का कम से कम 50% होना चाहिए टोटल एसेट का, और फैक्टरिंग बिजनेस से जो इनकम आ रही है वो कम से कम 50% होनी चाहिए उसकी ग्रॉस इनकम से। तो फैक्टरिंग कहलाओगे आप, एनबीएफसी फैक्टर कहलाओगे, ठीक है। और एक और नाम दिया है मैंने इसमें अदर्स में, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ये एक तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले। बैंक है लेट्स सपोज, अब बैंक कितने सारे काम कर रहा है, वो बैंक कॉमर्शियल ऑपरेशंस भी चला रहा है अपने, वो बैंक के कोई बिजनेस ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, वो बैंक फाइनेंसिंग भी अवेलेबल करा रहा है, वो बैंक पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है शेयर्स के अंदर। तो बैंक ने सोचा सारा का सारा काम एक ही बैंक के नाम पे हो रहा है, एक कंपनी के नाम पे हो रहा है, बहुत खिचड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा लोड हो रहा है। तो बैंक ने क्या किया, या कोई फाइनेंस कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को, जो इन्वेस्टमेंट वो कर रही है, ठीक है, वो होल्ड करने के लिए एक सेपरेट क्या बना दी, एनबीएफसी, जिसका काम सिर्फ क्या होगा, उस बैंक के क्या होल्ड करके रखना, इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करके रखना। नाम भी क्या दिया है, नॉन ऑपरेटिव। वो फाइनेंस कंपनी का काम कुछ भी नहीं है, जो नई खड़ी हो रही है ना एनबीएफसी, उसका काम सिर्फ क्या है, ऑपरेशन कुछ नहीं करना है उनको सिर्फ क्या करना है, होल्ड करके रखने हैं क्या, शेयर्स। तो लैंग्वेज देखो, नॉन डिपॉजिट ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कुछ काम तो कर ही नहीं रही है। विच होल्ड्स द शेयर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड शेयर्स ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर के रूप में कंपनी खोली है, जिसको बोलते हैं हम नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, शेयर्स होल्ड करके रखना उस कंपनी के, उस ग्रुप के अंदर जितने भी बैंक्स हैं या उस ग्रुप के अंदर जो भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स होल्ड करके रख रही है, ठीक है। ये है अदर्स में एक और एक्सेप्शन, एक और पॉइंट, फाइन, ठीक है। तो टोटल एनबीएफसी की संख्या कितनी है, कैटेगराइजेशन अगर करें तो 6 कैटेगराइजेशन हो गए। पहला कैटेगरी कौन सा था, सिंपल है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। क्या करना है इस इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी को, 2 काम, एसेट फाइनेंसिंग, सेट कर लो दिमाग में, खुद की एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, ठीक है, और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, बस बात सिंपल। और बाकी किसी और कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, उन्हीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। सेकंड कौन सी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। 4 शर्तें, सबसे 300 करोड़ नेट ओन्ड फंड, ठीक है, 75% ऑफ द एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में, क्रेडिट रेटिंग ए और ए से ऊपर, और सीआरएआर जो होगा वो 15%। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बात करी, सीधा आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है, बस ये इन्वेस्ट कहां करेंगे, पीपीपी, और वो भी 2 शर्तों के साथ। नंबर 1 कि वो पीपीपी जो है, अब वो तो 300 करोड़ वाली तो मैंने बोला, वो फाइनेंस कंपनी जैसी चलती है, उसमें एक तो पीपीपी ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट की पार्टी होनी चाहिए, और दूसरी पीपीपी को अपने काम करे हुए, सक्सेसफुली ऑपरेट करे हुए 1 साल हो जाना चाहिए, तो उसमें जा सकता है। फिर पीछे कौन सा रह गया, थर्ड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का बहुत सिंपल लॉजिक है, नॉट लेस देन 100 करोड़ एंड शुड हैव रेज्ड पब्लिक फंड्स। बाकी फोकस सिर्फ उसका भी वही है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन द ऑफ द ग्रुप, ठीक है।
फिर आ जाओ पीछे, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में 85% का फंडा है, ठीक है। लोन आपको देने हैं छोटे छोटे लोगों को, 1,60,000 से कम वाला जो इनकम वाला है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा 1 लाख का होगा, और टेन्योर 24 मंथ्स का मिनिमम होना ही चाहिए। रीपेमेंट आप कैसे भी करो, कोलैटरल नहीं लेनी है, ध्यान रखना। फैक्टर और दोनों ही बाकी सब नॉन डिपॉजिट टेकिंग ही है, ठीक है। फैक्टरिंग का में कब आओगे आप, जब वही 50% से ऊपर आपका एसेट है, फैक्टरिंग बिजनेस का एसेट है, और 50% से ऊपर आपका फैक्टरिंग इनकम है। और नॉन ऑपरेटिव वाले का काम सिर्फ शेयर्स होल्ड करके रखना है, बैंकिंग कंपनी या उस ग्रुप में जो भी दूसरी कंपनीज है उनका। सीआईसी तो क्या कर रही है, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये तो सिर्फ होल्ड कर रही है पैसा, ये सॉरी होल्डिंग का काम कर रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट कौन करके दे देगा इनको, बैंक करके दे देगा। ये सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स को क्या करके रखेंगी, अपने नाम पे होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक क्या बना दी आपने, एक तरह से एंटिटी बना दी जो होल्डिंग का काम सारा उधर मैनेज करती रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से अपना डिपॉजिटरी सॉर्ट ऑफ फंडा, ठीक है, कि होल्ड डिपॉजिटरी करके रखेगा, डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेंट होल्ड करके रखता है शेयर्स, वैसे ही यहां पर है, ठीक है। फाइन। ट्रेड उसमें कौन करेंगे, बैंक ही करेगा, पर होल्डिंग किसके पास है, उसके पास है, ताकि वो वाला काम जो है, एक तरह से बोल लो ऐसा, ठीक है, एक तरह से बोलो। इसके काम बहुत लंबे होते हैं। अब इनका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट देखोगे, बहुत लंबे लंबे होते हैं। एक एक कंपनी का आप 100 पेज में देखोगे कि उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनिया हो, ठीक है। जैसे ये नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लास्ट ईयर ही बनी है, 2019 की है शायद ये, ठीक है। तो अब इसको आप पढ़ोगे, मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है, पर वो बंद कर दिया मैंने, वो इतना लंबा है, हमारे काम का है नहीं वो, ठीक है। तो उसमें इसकी छोटे छोटे वो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये करेगी, ये नहीं करेगी, ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। फिर इसके एफएक्यूज दे रखे हैं आरबीआई ने, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होगी, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो यूं बहुत लंबा, अगर अपन एक एक पॉइंट देखने जाएंगे, सिंपल भाषा में जैसा उसने बोला, मैनेज करने का काम है, होल्डिंग का काम ये करेगा बस, ठीक है। हाँ हाँ, ये वही ये कंपनियां प्रमोट करेंगे, बिल्कुल उनके लिए वही प्रमोट करेंगे। और वैसे भी सारी जो भी ये बन रही ना, ज्यादातर ये बैंकों ने ही फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज बना रखी हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस है, फाइन। एचडीएफसी फाइनेंसिंग है, आईसीआईसी फाइनेंसिंग है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज है, ये सारी जो है ये बैंक ही डेवलप कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। बैंक का अपने कुछ कुछ काम है जो ये सोच रहे हैं कि अलग नाम से करने चाहिए, तो अलग नाम से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक भी है, और कोटक का फाइनेंसिंग भी है, ठीक है, कोटक सिक्योरिटीज भी है ना। तो वो सब इन्हीं के हैं पार्ट, एक ग्रुप के पॉइंट है, और ग्रुप के अंदर ये एंटिटियां क्रिएट करी हुई है, ठीक है। पर कंपनी सारी अलग अलग है, सबका ऑब्जेक्ट अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है, ठीक है। कोई भी बोले तो, हाँ, उसके ऑब्जेक्ट में अगर ये लिखा है, हाँ, तो बस ये हो गई सीआईसी, बिल्कुल परफेक्ट। उनकी खुद के शेयर्स, हाँ, वो खुद के, ये तो सीआईसी तो इन्वेस्ट कर रही है दूसरों में, ठीक है, ये तो खुद के होल्ड करके रख रही है बस, ठीक है। इसका काम ही सिर्फ होल्डिंग का है, और इसलिए बोला ना इसमें नॉन ऑपरेशन है, वो तो ऑपरेट कर रही है, देखो ना ऑपरेशन हो रहे हैं उसके, ये कोई ऑपरेट भी नहीं, ऑपरेशन है ही नहीं इसके, कुछ सिर्फ होल्डिंग का काम है, एक तरह से होल्ड करके रख रही है ये शेयर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इजी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना है ना, ये आने के चांसेस है, कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये इसका साइज भी ठीक है, क्योंकि अब अपने को ना साइज भी देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो आने के चांसेस जीरो है फिर, क्योंकि मार्क्स ही 5-5 नंबर का पूछ रहा है वो आपसे, 4 या 5 मैक्सिमम पूछ रहा है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर बड़े बहुत लंबे क्वेश्चन आने के, जो पहले आया करते थे किसी जमाने में 16-16 और 8-8 10-10 नंबर के क्वेश्चन, अब वो बंद हो गए, अब वो 4-5 मैक्सिमम 6 देगा किसी किसी जगह पे, तो बस, ठीक है। चलो अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी। ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन है। फ्रॉड का क्लासिफिकेशन एनबीएफसी द्वारा अपने को यहां पर ये देखना है। ऊपर वाला था ना, बिना कोलेटरल के ऊपर लोन। हाँ, माइक्रो फाइनेंसिंग में तो यही चलता है ना, कोई तो सिक्योरिटी नहीं है सर, लेके खुद। हाँ, तो होता ही है ना, एनपीए का बनता ही क्यों है, क्योंकि ऐसा बैंक देगी नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी। नहीं, वो तो आधार और वो सब तो लेंगे ना, बेसिक चीजें तो लेंगे, है ना। और बैंकों के लिए तो कंपलसरी होता है कि आपको बांटना ही पड़ेगा, मतलब वो फोन करके बांटते, ले लो, ठीक है, ले लो कि आपको लेना है। मेरा फ्रेंड एक बैंक में अभी कुछ टाइम पहले उसका फोन आया कि कोई हो तो बताना, देने यहाँ से खत्म करना है, क्योंकि उनका टारगेट होता है, आरबीआई ने कंपल्शन रखा होगा है कि आपको ये क्या करना है, ये माइक्रो फाइनेंसिंग करवानी है आपको, ठीक है भाई। सरकार ने अलॉट कर रखा है फंड, आरबीआई उसके ऊपर चाह रही है, अब उसमें से लेके भाग भी सकते हो, नहीं लेके भाग सकते हो, ऑप्शन कोई भी ले सकता है,
हाँ कोई भी ले सकता है कोलैटरल के बिना, हाँ कोई भी ले सकता है कोई भी, मतलब ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना, 1 लाख से कम है आपकी ग्रॉस इनकम, कुछ तो प्रूव करना होगा ना, आईटीआर बताओ या डिक्लेरेशन लाना पड़ेगा, तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। और आप क्या बिजनेस चालू करना वाले हो या कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ करना है, ठीक है, और मिल रहे हैं, सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। बट आपकी इनकम, वो ग्रॉस इनकम कम होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। हाँ वो रिटर्न दिखा दो बस, उसके लिए बेस्ट है वो तो, ठीक है, सीए का कुछ सर्टिफिकेशन दिखा दो, है ना, तो वही होगा। नहीं, ये तो एक बार ही मिलेगा और फिर रीपेमेंट पे वापस मिलेगा, वापस मिलेगा, हाँ फिर वापस मिलेगा, ठीक है, फिर वापस मिलेगा, ठीक है। ये तो वैसे ही होगा ना, वो नहीं बनते क्या वो किसान कार्ड देखे कभी, किसान को जो लोन मिलता है, हाँ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा ही चलता है ना, उस पर आप रीपे कर दो और वापस उठा लो, ठीक है, पैसा, है ना, और ऐसे ही चलता है बहुत जगह, ऑफ द रिकॉर्ड अगेन बोलूँ मैं कि बहुत जगह ऐसे ही चलता है, आपने लोन लिया, आपने ईयर एंड में क्या कर दिया, दे दिया वापस, ठीक है, और अगले साल वापस 1 तारीख को 31 को चुकाया और 2 तारीख को वापस क्या कर लिया, उठा लिया। अच्छा अब आपको चुकाना है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ चुकाना होता है, तो क्या होता है, बैंकों के बाहर, मतलब क्या बोलूं मैं, बैंकों के बाहर बैठे होते लोग, 31 मतलब 25 मार्च के बाद से बैठ जाते हैं वहां पे लोग, ठीक है, बोले आपको चुकाना है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे मेरे से ले जाओ, चुका दो, वापस आ जाओ बाहर और 2,000 रुपये मुझे दे के, मैं आपको 1 लाख दे देता हूँ, आप बाहर निकलो, लोन ले लो, वापस ले लो, ठीक है, आपको 1 लाख मिल जाएगा लोन, आप 98 ले जाओ, 2 मेरे को देके जाना एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब एक तो देने ही आपको, प्लस मेरे को 2 और देने हैं आपको, मतलब 1,02,000 दे देना, तो वो एक दिन का उनका 2,000 का इंटरेस्ट हो गया, और ऐसे चलता ही है फंडा, है ना। और बहुत बार तो ऐसी रूटिंग भी होती है जो ऑडिट्स में पकड़ में आती है। क्या रूटिंग हुई, मेरा सेविंग अकाउंट है, आप सब लोग किसान क्रेडिट कार्ड के होल्डर हो, लेट्स सपोज सबने 1-1 लाख रुपए क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, मैंने इसके खाते में ट्रांसफर किया, ठीक, इसका खाता क्रेडिट, जो बैलेंसेस थे, डेबिट बैलेंसेस वो सब हो गए खत्म, क्रेडिट दिख गया, जैसे दिख गया इसने आपके पैसे में ट्रांसफर किया, आपके खाते में ट्रांसफर किया वो पैसा, ठीक है भाई, इसके उसमें लिया उसने, केसीसी में लिया, ठीक है, केसीसी से खत्म करके वापस क्या कर लिया, सेविंग में ट्रांसफर कर दिया, सेविंग से आपके केसीसी में ट्रांसफर हो, आपके केसीसी से वापस सेविंग में ट्रांसफर हो, ये एक ही अमाउंट सब खाता क्लियर, मतलब ओके करके निकल गया बाहर, ठीक है। भाई एनपीए कब होता है, जब रीपेमेंट नहीं आ रहा है, एक रीपेमेंट आ गया अगर, तो मतलब एनपीए नहीं रहा हो, ठीक है, आपका सारा रीपेमेंट आ गया फिर वापस डेबिट हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी होती, पर एक बार वो दिखना चाहिए कि ड्यू डेट के जो पेमेंट है वो सारे क्रेडिट हो गए, ठीक है, फिर वापस अगले दिन वापस उठा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो ये भी चलते हैं बहुत सारे फंड है ना, तो बहुत ज्यादा लोड वाला नहीं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फाइन, इस तरीके होते हैं, पकड़े जाएंगे जब आप बैंक ऑडिट्स करो। नहीं वो तो फिर आपको वो आधार और वो सब आजकल लिंक्ड है ना, तो वो इतना नहीं ले पाओ, फिर आपको लोन लेना है तो फिर दूसरी स्कीम्स और है, ये तो बहुत बेसिक स्कीम है, 1 लाख इज गुड अमाउंट ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। वो हाँ लगभग ऐसा ही था, बट वो देखी नहीं मैंने स्टोरी, और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं उसके बारे में, ठीक है, अच्छी है, गुड है, आपके पास तो मुझे दे देना, ठीक है, वो नेट पे नहीं देखा जाता इतना बैठ के, रिकॉर्डिंग होगी तो थोड़ी थोड़ी देर में 10-15 दिन में खत्म कर लेंगे। चलो अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी। नाउ अब ये 2 टॉपिक फ्रॉड के आ रहे हैं, एक तो आरबीआई ने 2016 डायरेक्शन जो इशू किया था, जो 2018-19 से एप्लीकेबल हुआ था एक तरह से, वो पढ़ेंगे अगला पॉइंट। एक बार बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड अगर एनबीएफसी में हुए और होने के चांसेस पूरे, तो उसको इस तरह से क्लासिफाई करना होता है। तो एज एन ऑडिटर जब आप ऑडिट करोगे किसी एनबीएफसी की, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉड का क्लासिफिकेशन इस तरह से किया हुआ है कि जो भी फ्रॉड पकड़े गए उनको इन हेड्स में बांटा गया। अब हेड्स कौन कौन से हैं, पहला मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है अगर पैसे का, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वासघात, विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैटेगरी में आ रहा है। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 2 होता है, ठीक है, मतलब सिविल पेनल्टी होती है और क्रिमिनल पेनल्टी होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया, गबन कर लिया पैसों का, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन किया, और जिस पोस्ट पे आप बैठे थे, विश्वास वाली पोस्ट पे, ठीक है, उस पोस्ट का आपने गलत दुरुपयोग करा, तो इस केस में सिर्फ पेनल्टी नहीं लगती, आपके ऊपर क्या होती है, जेल भी होती है। तो जहां जेल हो रही है, जेल का प्रावधान आ गया, वहां क्या हो गई, क्रिमिनल ब्रीच हो गई वो, ठीक है। और जहां छोटा मोटा कुछ लफड़ा किया, ठीक है, तो वहां पर सिविल पेनल्टी लगी, तो सिविल पेनल्टी यहां नहीं दे रखी है उसमें, ठीक है, यहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा पहला हेड जो क्लासिफाई कर रखा है। दूसरा फ्रॉडलेंट एनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आपने फर्जी चेक, फर्जी कोई बिल करवा के
और पैसा क्या करवा लिया, एनकैश करवा लिया, ठीक है, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट हो गया। कैसे, फर्जी चेक, फर्जी बिल, फर्जी प्रोमिसरी नोट इश्यू करके, तो यहां सेकंड कैटेगरी आ गई, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिला है फ्रॉड तो यहां रिपोर्ट करना है सेकंड हेड में। थर्ड, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी, एनबीएफसी के मैनेजर ने बिना सामने वाले की शक्ल देखे, सिर्फ कमीशन के आधार पे, कि उसने बोला आप मेरे को लोन सैंक्शन कर दो, मेरे को फाइनेंस सैंक्शन कर दो, मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, मैं आपको इलीगल क्या दूंगा, कमीशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कमीशन दूंगा, ठीक है। और आपने उसको क्या दे दिया, क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, अनऑथराइज, मतलब किसी से पूछा नहीं, या जो नॉर्म्स पूरे करने थे, जो सिक्योरिटी लेनी थी, या जहां कुछ लेना था वो लिया ही नहीं और अपने फाइनेंस अवेलेबल करा दिया, वहां गड़बड़ है, तो वो यहां आ जाएगी। फोर्थ, नेग्लिजेंस पाई गई, लापरवाही, या कैश में शॉर्टेज मिल रही है, कैश मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चीटिंग और फॉर्जरी के केसेस हैं। फिफ्थ, इरेगुलरिटी, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज कोई ट्रांजैक्शन अगर आपने एंटर कर रखे उसमें गड़बड़ कर रखी है। और इन 6 के अलावा अगर कोई और बचा, एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड कमिंग अंडर द स्पेसिफिक हेड एज अबव, नॉट कमिंग अंडर द हेड अबव, तो वो 7वें में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये तो क्या बोल रहा हूं मैं, सीधे क्रैम ही करना है कि ये पॉइंट्स है, ठीक है। पहला पहला मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दूसरा, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट किया आपने किसके थ्रू, फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तीसरा, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी, ये तो 3 हो गए। फिर छोटे छोटे आ गए, चीट, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फॉर्जरी, इरेगुलरिटी किसमें मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, एंड द लास्ट पॉइंट इज एनी अदर पॉइंट, जो इन 6 में नहीं आ रहे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अगर पूछेगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस में आ सकता है ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड क्या है। छोटे क्वेश्चंस है ना, मैंने आपको क्या बोला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां बड़े हो गए क्वेश्चन, वो फिर एमसीक्यू और उनमें केस बेस्ड पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे जहां है वहां चांसेस भी ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो क्लियर है वाला पॉइंट, ओके। अब आगे देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट, केस 4 and 6। 4 and 6 मतलब नेग्लिजेंस इन कैश शॉर्टेज और इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, दे आर टू बी रिपोर्टेड एज फ्रॉड if the intention to cheat or the intention to fraud is suspected or proved। मेरी बात सुनो, 4 और 6, 4 नेग्लिजेंस, कैश शॉर्टेज, और 6 इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज, इनको फ्रॉड रिपोर्ट करना है, इनको क्या करना है, फ्रॉड रिपोर्ट करना है। इफ द इंटेंशन टू चीट और फ्रॉड इज प्रूव्ड, अगर प्रूव हो गया कि चीटिंग करी है, फ्रॉड किया है, तो रिपोर्ट करना है। इवन इफ नॉट प्रूव्ड एंड इवन इफ यू आर सस्पिशियस कि यहां फ्रॉड का इंटेंशन, फ्रॉड का या चीटिंग का इंटेंशन दिख रहा है, सस्पेक्टेड है, तो ही रिपोर्टिंग होगी किसकी, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आ सकता है। लिखना तो पड़ेगा ये फ्रॉड सस्पेक्टेड है। अभी समझे नहीं आप, सर ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, आगे की लाइन पढ़ो फिर समझ में आएगा। However, where fraudulent intention is not suspected, neither proved at the time of detection, then it will be treated as fraud and reported accordingly if the cash shortage is more than 10,000, and if the cash shortage is more than 5,000, and if it is detected by the management auditor inspecting officer and not reported on the person by the not reported on the occurrence by the person handling the cash। अभी क्या आप बोल रहे हो सर, सुनो इधर देखो चार्ट में, केस नंबर 1 क्या था, अगर फ्रॉड का क्या दिखा, इंटेंशन दिखा, और वो इंटेंशन या तो सस्पेक्टेड है या प्रूव्ड है, ठीक है, तो आपको करना है, फ्रॉड रिपोर्ट करना है, ठीक है। केस 2, अगर क्या बोला था, फ्रॉड सस्पेक्टेड नहीं है, लैंग्वेज पे देखो क्या लिखा है, इफ इट इज नॉट सस्पेक्टेड और प्रूव एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन, फिर भी फ्रॉड रिपोर्ट करना है। अब सुनना, सेकंड पॉइंट, यहां तो सस्पेक्टेड प्रूव था, नॉट सस्पेक्टेड नॉट प्रूव्ड, देन ऑल्सो आपको क्या करना है, फ्रॉड रिपोर्ट करना है। कब, जब कैश शॉर्टेज कितने से ऊपर है, 10,000 से ऊपर,
तो आपको रिपोर्ट करना है। जब कैश शॉर्टेज 5,000 से ऊपर है और ये किसने डिटेक्ट करी? मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने, बट नॉट बाय कैशियर। अगर कैशियर ने बोल दिया था कि सर ये 7,000 का क्या मिला है, शॉर्टेज मिला है, ठीक है, तो उसको फ्रॉड रिपोर्ट, और आपके पास सस्पिशन नहीं है कि यहां फ्रॉड होगा, तो आपको वो फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन ढूंढा किसने था? ऑडिटर ने कि ये शॉर्टेज है, मैनेजमेंट ने, या फिर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने 7,000, 8,000, 9,000 का, ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको फ्रॉड रिपोर्ट करना है। 10,000 से ऊपर है, किसी ने भी ढूंढा, रिपोर्ट करना है। 5,000 से नीचे नॉट सस्पेक्टेड है, नहीं करना है। समझे ये पॉइंट? तो समझ लो कहानी क्या समझनी है। 0 से शुरू करो। 0 से 5,000 है, नहीं, इंटेंशन सस्पेक्टेड प्रूव्ड है, तो बिंदास करो। वो तो फर्स्ट पॉइंट में तो 0 से, वो तो अमाउंट ही कुछ नहीं है, यहां तो आपका ऊपर तो कोई नो अमाउंट लिमिट है ना। या तो अगर क्या है, सस्पेक्टेड प्रूव्ड है तो आपको करना ही है। सस्पेक्टेड प्रूव्ड नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन, ऐसा दिख नहीं रहा है हमें, यहां कोई है, यहां कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो उस केस में फ्रॉड रिपोर्ट मत करना। अगर 5,000 से कम हो, 5,000 से ऊपर हो, 10,000 से कम हो, तो तब रिपोर्ट करना जब मैनेजमेंट, ऑडिटर और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने ढूंढा। और 10,000 से ऊपर है तो भले इट्स नॉट प्रूव्ड, नॉट सस्पेक्टेड, फिर भी एक बार तो फ्रॉड रिपोर्ट करना, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें देखा जाएगा। आपको रिपोर्टिंग जब करनी होगी, एनुअल रिपोर्टिंग, उसमें ये सारी चीजें बतानी होगी। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आपसे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड का क्वेश्चन पूछे और आपने ये वाला पैराग्राफ भी लिख दिया, तो एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि बाकी बच्चों की कॉपी में ये वाला आंसर नहीं मिलेगा, नीचे वाला। तो अपने को अपनी कॉपी यूनिक बनानी है। आपकी कॉपी अगर यूनिक बन गई तो आपका काम हो जाएगा। और यूनिक भी बहुत आराम से बना सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल तरीके होते हैं उसको करने के, लिखने के। वो आप लिखोगे टेस्ट में तो मैं आपको बताऊंगा अभी से। लिख लो एक बार जल्दी से। लिखा? डन? फिर एक पैराग्राफ और है, उसमें कोई दम नहीं है। एनबीएफसी जिनकी अगर ओवरसीज ब्रांचेस, ओवरसीज ऑफिसेस भी हैं, ठीक है, तो उनको भी रिपोर्ट करना है फ्रॉड, अगर उस ब्रांच पे भी हुआ है तो, मतलब ओवरसीज कोई ब्रांच है वहां पे भी फ्रॉड हुआ है, तो आरबीआई डायरेक्शंस के हिसाब से आपको वो भी रिपोर्ट करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड नॉर्म्स कितने हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कितने? 7। 7वां तो बाय डिफॉल्ट है, एनी अदर पॉइंट। बाकी 6 क्लासिफिकेशन याद रखना। पहला क्लासिफिकेशन मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन आपने चेक से फ्रॉडलेंट एनकैश, मतलब फ्रॉडलेंट एनकैशमेंट करा लिया फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन है क्रेडिट फैसिलिटी, आपने ग्रांट कर दी रिवॉर्ड के चक्कर में या इलीगल ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में। फिर 3 आ गए, नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फॉर्जरी, और इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ठीक है, फाइन। अब मैं इसी हम लोग क्लॉज 5 से आज शुरू करेंगे एथिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। एनबीएफसी का एक हिस्सा हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम एथिक्स वाले पोर्शन पे आते हैं। 4 क्लॉजेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, क्लॉज नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और आज 5th क्लॉज से शुरू करते हैं। अब ये 5th और 6th
दोनों बहुत इंटरेस्टिंग और दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि 5 एंड 6 आर अ बिट इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो 5 को पहले समझते हैं और फिर 6 पे आते हैं। पहले मैं 5 की बात करूं और 5 की लाइन वही चलेगी, लैंग्वेज वही चलेगी। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नाउ इफ यू वांट, यहां पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला, इफ ही सिक्योर एंड एनी प्रोफेशनल बिजनेस, ये 2 पॉइंट्स का है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, नाउ सिक्योरिंग मींस व्हाट? सिक्योरिंग मींस आप उसको क्या करना चाह रहे हो? होल्ड करके रखना चाह रहे हो, आप अपने पास उसको समेट के रखना चाह रहे हो। किसको? किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस को। बाकी के 3 पॉइंट जो आ रहे हैं ना अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये तीनों एक्सेप्शंस है ना। अपने लिए लैंग्वेज क्या होगी, अपन थोड़ी लैंग्वेज मोल्ड भी करेंगे। क्या लिखा है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को गिल्टी कब पाया जाएगा? अगर वो सिक्योर करने की कोशिश करता है किसी प्रोफेशनल बिजनेस। नाउ सिक्योरिंग मींस व्हाट? आप उस क्लाइंट को अपने पास समेट के रख रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो। और ये चीज इंस्टीट्यूट कहता है एथिक्स के अंदर अलाउड है। भाई आप अगर वैसी अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, आपकी स्किल बहुत शानदार है, लोगों का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है, तो वैसे भी वो आपके यहां से नहीं जाएंगे। आप किसी प्रकार का अट्रैक्शन देके कि आपका रिटर्न भरा दो सर, भाभी जी का फ्री भर दूंगा, ठीक है, नहीं अलाउड है। आप अपने आप को पोर्ट्रेट करो, सर मैं कितना अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, महान हूं, आप मुझसे ही भराओ सर, ऐसा नहीं। अगर आपने ये किया, ठीक है, तो आप, और यही चीज अपन क्लॉज 6 के अंदर भी लिंक करेंगे, ठीक है। 5 और 6 को लिंक करना बहुत जरूरी है। 5 और 6 एक तरह से लिंक्ड प्रोविजन, ठीक है। 6 में भी यही लिखा है। 6 के अगर आप शक्ल देखोगा ली कि 6 में लिखा है, अगर आप क्या करते हो, क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने की कोशिश करते हो, क्लाइंट को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल वर्क को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और अट्रैक्ट करके करोगे क्या? अट्रैक्ट करके उसके पास अपने पास सिक्योर कर लोगे, तो वो अलाउड है। और लैंग्वेज भी बहुत सीधी। मार्कस ऑरेलिस का एक छोटा सा फ्रेज है, देखो नोट 1 में लिखा हुआ है कि अ मैन मस्ट स्टैंड इरेक्ट एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इरेक्ट बाय अदर्स। एक इंसान को अपने पैरों पे खुद खड़े रहना चाहिए, किसी और के सहारे की उसको जरूरत नहीं पड़ती। और प्रोफेशनल्स के लिए तो ये ना, आप अपनी इमेज खुद बनाओ, लोग आपके पास अपने आप आएंगे। लेकिन नोट में भी लिखा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ कैनवासिंग ऑन दैट अकाउंट आर रिगार्डेड एज अनएथिकल एंड प्रोहिबिटेड। अपने आप को आप पोर्ट्रेट कैनवास नहीं कर सकते। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, टैलेंट है, स्किल है, कॉन्फिडेंस है, तो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे। अब आते हैं 3 एक्सेप्शंस पे। 3 एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन है, अगर आपका एम्प्लॉय कोई काम लेकर आता है और आप वो करते हो तो वो अलाउड है। सेकेंड, आपका पार्टनर अगर कोई वर्क लेकर आता है, कोई काम लेकर आता है, ठीक है, और आप वो करते हो तो वो अलाउड है। तीसरा, अगर मीन्स विच आर ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर आर सम मीन्स, सर्टेन मीन्स विच आर ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके थ्रू अगर आप काम करते हो तो अलाउड है। मतलब लैंग्वेज जो है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आप उसको लिखना तो लिख सकते हो, फिर मैं इन सबके एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ऐसे चलेगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी कब होगा? इफ ही सिक्योर्स व्हाट? प्रोफेशनल बिजनेस, वो गिल्टी है। फिर आप लिखोगे एक्सेप्ट या अदर देन, एक्सेप्ट या अदर देन। अदर देन किसके थ्रू? एम्प्लॉय के थ्रू। देन किसके थ्रू? पार्टनर के थ्रू। और अदर देन किसके थ्रू? मीन्स विच आर ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब पहले मैं आपको मीन्स विच आर ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट समझाता हूं। लेट्स सपोज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मेरा एक ऑफिस है और मैं उस ऑफिस के नीचे एक बहुत फेमस कचौरी की शॉप है। मैं नीचे गया, कचौरी खा रहा था। एक बंदा आया जिसके पास बंडल ऑफ फाइल्स थी, हाथ में बहुत सारी फाइल थी, और वो आया और वो भी वहां पे कचौरी खा रहा था। बातों में मैंने उससे पूछा, भाई साहब इतनी, अपन व्यवहारिक होते हैं, पता है ना, इंडियंस वी आर वेरी 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 फ्रेंडली इन नेचर। सो मैंने उससे पूछा, भैया आप कहाँ से आए हो, इतना बंडल कहाँ लेकर आए हो? तो बोला, सर मैं गांव से आया हूँ और मैं उदयपुर आया हूँ, शहर आया हूँ, मुझे देखना यार यहाँ पर कोई अच्छा सा ऑफिस हो सीए का, तो मुझे ये सब गांव वालों के रिटर्न्स भरवाने। तो मैंने बोला, आप आओ, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दूंगा। अब वो आ गया और मैंने उसको सर्विसेज दे दी और फीस मिली मुझे उसकी। तो इसको सिक्योरिंग नहीं माना जाता, क्योंकि मैंने बढ़ के आगे सॉलिसिट करने की या सिक्योर करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। मैं बात करते करते वो हो गया, बातचीत में बात आ गई कि दीज आर मीन्स विच आर ओपन टू अ चार्टर। मतलब ऐसे कोई तरीके हैं जिसमें आपने कोशिश नहीं करी है, बाय डिफॉल्ट वो आपकी पर्सनैलिटी देख के अट्रैक्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तरीके से अगर आप सॉलिसिट करते हैं
या सिक्योर करते हो काम, या आपका एम्प्लॉय कोई वर्क लेकर आया है, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कोई रिलेटिव है, उसका रिटर्न वो लाया, सर आप भर दो, तो मैंने सॉलिसिट नहीं किया, मैंने सिक्योर नहीं किया। पार्टनर का वर्क ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको सिक्योरिंग नहीं माना। सो 3 चीजें एक्सेप्शन में है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और बाकी ये जो नीचे लिखा है ना, प्रोवाइडेड नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग, मतलब ये जो भी लिखा है, ठीक है, उसका आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, मतलब क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 में जो अपन पढ़ा था, पे नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते, पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उससे बहुत ज्यादा लिंक नहीं करना है। वो सेपरेट क्लॉजेस है, ये सेपरेट क्लॉज है, ठीक है, फाइन। वहां कोई चीज अलाउड होगी पर यहाँ डिसअलाउड है, तो यहाँ पिनल लगेगा, यहाँ पेनल्टी लगेगी, यहाँ आप मिसकंडक्ट के दोषी पाए जाओगे। दिस इज अ सिंपल, वेरी सिंपल क्लॉज विच इज क्लॉज नंबर 5। वापस रिपीट करूं, क्या है क्लॉज 5? A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he what? If he secures any professional business other than through employee, other than through partner, other than means which are open to a chartered accountant. Clear? ठीक है? So this is a very easy concept. This is a very basic funda. So clause number 5 हमारा हो गया। अब हम आते हैं किसके ऊपर? clause number 6 के ऊपर। clause number 6 एक ब्रीफिंग दे रहा हूं पहले मैं आपको, और उसके बाद मैं क्लॉज शुरू करूंगा, ठीक है। मैं किसी भी क्लाइंट को अपनी तरफ खींच नहीं सकता। सॉलिसिट वर्ड एक बहुत फेवरेट वर्ड है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? आकर्षित नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से मैं आकर्षित नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्या कि हम किसी पर्टिकुलर बंदे को बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, आप भाभी जी का रिटर्न फ्री कर देंगे, मैं आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। और भी किसी तरीके से जो अपन अभी क्लॉज 6 पढ़ेंगे उसके अंदर भी अपन डिटेल देखेंगे कि ये क्लॉज पर्टिकुलरली क्या कहता है, ठीक है। देख लेना क्लॉज नंबर 6। सो द नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज नंबर 6। नाउ क्लॉज नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कहता है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्लॉज 6 के अंदर हमें स्पेसिफिकली क्या बोला है कि आप सॉलिसिट नहीं कर सकते। किसको सॉलिसिट नहीं कर सकते? आप क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं कर सकते। अब जैसा अपन ने क्लॉज नंबर 5 के अंदर डिस्कस किया, सिक्योरिंग वाला पॉइंट, कि आप कोई प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर, अगर मैंने आपको जैसा बोला कि 5 जब पढ़ते हैं उसके साथ 6 तो जनरली आते हैं, तो क्लॉज 6 क्या कहता है? लैंग्वेज लिखी हुई रहेगी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट्स एनी क्लाइंट और he solicits any professional work। डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा है, मतलब आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सॉलिसिट का मतलब क्या? आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। सर्कुलर इशू करके, पैम्पलेट्स आपने नहीं देखे कभी भी, एडवर्टीजमेंट कभी भी नहीं देखा, अगर किया और उसके थ्रू क्या होगा? एडवर्टीजमेंट में क्या होगा? जैसे आपने होर्डिंग लगा, ठीक है, अब कोई भी राह चलता तो देखेगा ना, अच्छा ये सीए फॉर्म है, कहीं देखे होर्डिंग, क्या नहीं देखे ना, तो अलाउड नहीं होता है एडवर्टीजमेंट करना ना। आप पर्सनली फोन कर सकते हो किसी को कि मेरी फॉर्म में आना है, मैं भरता हूँ रिटर्न, ठीक है ना। आप इंटरव्यूज के थ्रू, अब इंटरव्यूज के थ्रू मतलब आप किसी टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में आप ये जरूर बोल सकते हो कि आप कौन हो, आप किस अपना फर्म के हो, और वो टीवी चैनल वाला भी इंट्रोड्यूस कराएगा कि वी हैव विद अस मिस्टर एक्स हु इज अ पार्टनर ऑफ फला फला फर्म, ठीक है। लेकिन उसके अलावा फर्म के बारे में कुछ भी डिटेल्स वहां पर डिस्क्लोज नहीं होनी। और किसी भी तरीके से आपने सॉलिसिट करने की कोशिश की, 4 तो स्पेसिफिक हो गए, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू, और सीए होशियार तो वो 5वां तरीका भी रहने दिया, और भी अदर मीन्स, किसी और तरीके से भी ट्राई किया अगर सीए ने, और उससे क्या हो रहा है? सॉलिसिटेशन हो रही है, उससे प्रोफेशनल वर्क अट्रैक्ट हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप गिल्टी माने जाओगे। और ये क्लॉज डालने का इंटेंशन क्या है इंस्टीट्यूट का? बहुत सेम लॉजिक पे, जैसे क्लॉज 5 में अपन ने पढ़ा, आपके पास लोग अपने आप आएंगे, आपको किसी को आकर्षित करने की जरूरत। अब इन क्लॉज के अंदर बहुत सारे ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉज है, और एक क्लॉज 11 जो आएगा वो सबसे लंबा क्लॉज है। 2 क्लॉजेस बहुत लंबे, जिसमें टाइम लगता है। आज के सेशन से शुरू करेंगे, कल फिनिश करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अब क्लॉज का आगे का कहानी पढ़ो। अब ये लाइन का मतलब हमेशा क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंसीडर्ड एज प्रिवेंटिंग, मतलब एक्सेप्ट, ऊपर जो लिखा है उसके ये 2 एक्सेप्शन तो क्लॉज में ही दे दी, बाकी भी और पढ़ने हैं, बट 2 एक्सेप्शन तो क्लॉज के अंदर ही दे दी। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनो इधर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मैं इनके पास गया तो मैंने इनको ऐसे टप किया, ठीक है, बोला कि हाय कैसे हो,
वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हूँ। उसने बोला ठीक हो। फिर मैं रोने लग गया, मैंने कहा मेरे लॉकडाउन में बहुत हालत खराब हो गई है, कोई क्लाइंट ही नहीं है, आपके देख रहा हूं मैं भीड़ पड़ रही है, प्लीज आप मुझे क्या कर दो, थोड़ा सा काम दे दो। सो ये मैंने मेरे भाई को बोला, भाई कौन, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, या बहन को बोला होगा जो दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को बोला, रिक्वेस्ट करी कि मेरे को थोड़ा सा काम दे, बिकॉज आई डोंट हैव दी वर्क। उसने मुझे वो काम सौंपा। So will this be treated as that I have solicited directly indirectly? लग तो शकल पे ही लग रहा है solicit किया आपने, लेकिन किसको किया? सीए को ही बोला, उसने काम दे दिया। ओके, इसकी जगह आप कहां गए होते गिड़गिड़ा के? तो यहां गिरती है, क्या लिखा है? Any chartered accountant can apply, request or invite or secure professional work from another chartered accountant। आपने मेल कर दिया सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, आई नीड दैट विल डू, ठीक है फाइन। तो एक्सेप्शन क्लियर, कोई सवाल? दूसरा एक्सेप्शन, तो दूसरा एक्सेप्शन खतरनाक है, उसका फिर वापस एक्सेप्शन अमेंडमेंट अभी नहीं करेंगे। दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है, सुनो पहले एक्सेप्शन समझ लो, लॉजिक समझ लो। दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि लेट्स सपोज अखबार में आया, न्यूज़पेपर में आया क्या, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, वी रिक्वायर अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू कंडक्ट डैश वर्क फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। Those interested can apply through a tender form attached with this particular cutting or on this mail ID or on this website पे अवेलेबल है, ठीक है। अब उसमें मैंने भी रिस्पॉन्ड किया, आपने भी रिस्पॉन्ड किया, आपने भी रिस्पॉन्ड किया, सबने रिस्पॉन्ड किया उसमें, और उसमें किसको मिल गया? मेरे को मिल गया, क्योंकि मेरा कोटेशन हो सकता है अच्छा हो कम हो। तो इनडायरेक्टली यूं सोचो तो मैंने एक तरह से अपने टेंडर के थ्रू सॉलिसिटेट कर रहा कि भाई मैंने सबसे कम कोटेशन डाल के कुछ अच्छी चीजें डाल के बता दिया, क्योंकि इट इज ओपन टू ऑल ना, आप भी कर सकते थे, कोई और सीए फॉर्म भी कर सकती थी, उसने नहीं किया और आपने कम कोट करके और सही कोट करके और सही क्वालिटी देने का वादा किया तो आपको मिल गया। तो इंडायरेक्टली तो सॉलिसिटी हुआ ना भाई, क्लाइंट तो सॉलिसिटी हुआ, इसका अच्छा कोटेशन है, पर वो अलाउड है। क्या लिखा है? मेंबर कैन रिस्पॉन्ड टू अ टेंडर्स और इंक्वायरीज व्हिच आर इशूड बाय हूम, व्हिच आर इशूड बाय यूजर्स, जो हमारी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, व्हिच आर इशूड बाय वेरियस यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन सिक्योरिंग द प्रोफेशनल वर्क एज अ कॉन्सिक्वेंस। मतलब आपने टेंडर भरा और आपको वो काम मिल गया, आपका वो काम सिक्योर हो गया, ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि आपने अच्छा सा टेंडर भरा था, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, ओपन टू ऑल था ना वो, तो मैंने भरा, आपने भरा, सबने भरा, मेरे को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी इस क्लॉज की वजह से भी प्रॉब्लम्स भी आई कहीं कहीं पर, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम्स आई। कहीं कहीं टेंडर्स में तो फीस ही ऐसी भरते हैं लोग, 6 रुपए मंथली, 72 एनुअल फीस भरी है, तो पता नहीं वो कैसे काम करते हैं उसमें, बट ठीक है, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मिनिमम फीस का ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं, गाइडलाइंस तो है, मैंडेटरी नहीं है, तो अभी भी है, ठीक है, अभी तक मैंडेटरी नहीं है, अभी रिकमेंडेटरी हो, पहले मैंडेटरी था 2016 तक आई गेस, फिर रिकमेंडेटरी कर दिया, अभी पता नहीं वापस मैंडेटरी करेंगे। अब अमेंडमेंट इसी पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ वो उससे ले लेते हैं, पता नहीं भगवान जाने कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो नाम के ले लेते हैं, वो ऑडिट लेने के लिए ले लेते हैं, ठीक है, बट क्या क्वालिटी वो देगा उस पर्टिकुलर फीस में तो भगवान ही जानता है। इसका एक्सेप्शन ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो पहले। टेंडर भरना इंस्टीट्यूट में मेंबर को मना कर देंगे कि अब मेंबर क्या नहीं भर सकता, टेंडर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, करा तो मिलता है। इसी जो अपना कारण था ना अभी, इसी वजह तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि मेंबर शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द टेंडर्स नाउ। अच्छा, कौन से वाले टेंडर नहीं भर सकते? उन कामों के टेंडर नहीं भर सकते
जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व है किसके लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो स्टैट ऑडिट का कोई टेंडर मेंबर नहीं भरेगा। कंपनी को अगर चाहिए तो सीधे किसके पास आ जाए? आईसीआई के पास एक फॉर्म होता है जिसको आप हर साल भरते हो, जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज एम्पैनलमेंट फॉर्म। अभी भरा था आपके फॉर्म पे, हर साल भरना होता है एम्पैनल फॉर्म, एम्पैनलमेंट फॉर्म, कि हम रेडी हम एम्पैनल होने के लिए। कंपनी आई है आईसीआई के पास, बोलिए हमें 5 फॉर्म वाली तो कम से कम, 5 पार्टनर वाली तो फॉर्म चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। तो आईसीआई उन सारी फॉर्म्स और उनका जो क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से वो नाम अवेलेबल करा देंगे उनको, उसके बाद वो चुन लो, ठीक है। तो जहां पर एक्सक्लूसिव एरिया है कौन सा? ये वाला। और जहां पर फीस का कोटेशन जरूरी नहीं है, फिक्स फीस है, तो वहां टेंडर इनवाइट और वो तो भी मेंबर रिस्पॉन्ड। लेकिन एरिया कौन सा है? विच इज ओपन टू अदर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, जैसे इंटरनल ऑडिट, इट्स ओपन टू सीए ऑल्सो, इट्स ओपन फॉर सीएस ऑल्सो एंड ओपन फॉर अदर प्रोफेशनल। तो वहां पर मेंबर टेंडर रिस्पॉन्ड कर सकता है अपने लेवल। या जहां पर डॉक्यूमेंट में मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है, दिस इज द बेसिक फीस एंड बाकी तो डिपेंड करेगा टेंडर्स के ऊपर, तो वहां पर मेंबर अपने लेवल पे क्या कर सकता है। ये एक्सेप्शन है कौन सा? एरियाज विच आर नॉट एक्सक्लूसिव फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Areas where the minimum fees criteria has been prescribed in the tender document itself, ठीक है, वहां पर फिर आप अपने लेवल पे कर सकते हो। उसमें फिर आपने किया और आपको काम मिल गया तो सॉलिसिटेशन नहीं माना जाएगा। एक्सक्लूसिव एरिया अगर कोई है वहां आपने कर दिया तो आप गिल्टी हो जाओगे। फिर वो एक्सेप्शन वाला पॉइंट तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि नया अमेंडमेंट आ गया है। लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्या लिखा है? एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय द काउंसिल, member of institute in practice shall not respond, underline कर रखा है मैंने, shall not respond to any tender issued by any organization or users of professional services in areas of services which are exclusively reserved for a chartered accountant, such as audit and attestation services. However, such restrictions shall not be applicable where minimum fees has been prescribed in the tender document or where the areas are open to other professionals along with the chartered accountant. क्लियर? ठीक है, आ गया समझ में? कंफर्टेबल हो? तो बेसिक क्लॉज तो अभी अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद के सारे केस स्टडीज आने वाली, वो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आज शुरू करेंगे उनको। पर बेसिक क्लॉज बोल रहा हूं, क्लॉज 6 क्या कह रहा है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सॉलिसिट नहीं कर सकता न क्लाइंट को, प्रोफेशनल वर्क को, एक ही बात है, ठीक है। डायरेक्टली भी हो, इसके थ्रू सर्कुलर्स, इंटरव्यूज, पर्सनल कम्युनिकेशन, एनी अदर। एक्सेप्शन नंबर 1 बहुत बेसिक था, आप दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस से काम ले सकते हो, सिक्योरिंग सॉलिसिटेशन नहीं माना गया, सिक्योरिंग भी नहीं माना गया। दूसरा, आप टेंडर को, अब टेंडर की कहानी नहीं सेट कर लो दिमाग में, टेंडर को रिस्पॉन्ड नॉर्मली नहीं कर सकते, कर सकते 2 केसेस में, मिनिमम फीस या तो प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्यूमेंट में या फिर एरियाज ओपन टू अदर्स ऑल्सो, ठीक है, वहां कर सकते हो। और वहां जो किया उससे अगर काम मिल गया तो वो सॉलिसिटेशन नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्शन था। क्लियर? ठीक है। अब मेरा कहानी, अच्छा, अब आपको मैं क्लॉज 5 भी वापस दिखा दूं। तो क्लॉज 5 पे चलो। आपको क्लॉज 5 समझ में आने लग गया कि नहीं समझ में आने लगा? क्लॉज 5 क्या कह रहा था? आप सिक्योर नहीं कर सकते किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस को। सिक्योर करने का तरीका कौन सा होगा? सॉलिसिट करके तो करोगे भाई, आकर्षित करोगे उसको, किसी न किसी तरीके से आकर्षित करके वो काम अपने पास रखोगे। तो जहां सॉलिसिटेशन नहीं हो सकती है, ठीक है, वहां वर्क सिक्योर भी कैसे होगा? तो सॉलिसिट अलाउड नहीं है, इनडायरेक्टली सिक्योर अलाउड नहीं, ठीक है। लेकिन क्या तरीका अपन ने पढ़ा था सिक्योरिंग में? अगर पार्टनर लाया है तो अभी बोला ना, भाई तो ला ही सकता है, ठीक है, फाइन। ओपन मीन्स हो अगर बेसिक कोई तरीका, ठीक है, या एम्प्लॉय का, इसलिए मैंने आपको बोला मेरे को डाउटफुल लगता है, एम्प्लॉइज के थ्रू अगर कोई काम आया तो वो क्या होगा? वो भी अलाउड है सिक्योर करना। आगे बढ़ो, आ जाओ वापस सॉलिसिटेशन पे। और सॉलिसिटेशन के अंदर अब अपन केसेस पढ़ रहे हैं, एक एक केस को इधर सेट करना है दिमाग में, जहां पढ़ने की बुक में से मैं आपको बता दूंगा, आपको बुक में से देखना है, बाकी बहुत सिंपल है केसेस। पहला केस आ रहा है, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन दी प्रेस, अखबार में
कुछ छाप सकते हो क्या, छपवा सकते हो क्या, सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, जवाब आपको कोशिश करनी देने की, दिमाग में सेट करना। मेरी फर्म का कोई भी एड, नोट प्रेस में मैं डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। पॉइंट है जो अलाउ, वो सुनते हैं आपको। सबसे पहला, मेरे ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा है, फोन नंबर चेंज हो रहा है, तो दैट कैन बी गिवन इन दी प्रेस, क्योंकि मैं एक एक को तो कैसे बताऊंगा, तो मैं पब्लिक, अभी तो चलो मेल का ऑप्शन, वो सब ऑप्शन है, ये तो 19 उस टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। सो तब ऑप्शन नहीं था, तब ये अलाउड था कि आप प्रेस में डाल दो क्या, एबीसी एंड एसोसिएट्स, ओल्ड एड्रेस, न्यू एड्रेस, ओल्ड टेलीफोन नंबर, न्यू टेलीफोन नंबर, दैट डाल सकते हो, ये अलाउड, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉलिसिट का हुआ, ओल्ड एड्रेस न्यू एड्रेस डाला, ठीक है, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में पता चल जाएगा लोगों को ये ओल्ड एड्रेस था, ये शिफ्ट हो गया नए एड्रेस पे। अभी तो क्या बहुत सारी फैसिलिटी है, मैंने आपको बोला, ये तो वो तब से चला आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना, ठीक है, मैंने तब से चले आ रहे हैं वाले पॉइंट। अच्छा, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन था क्या? अब जैसे आपका क्लाइंट है उदयपुर में, आपका क्लाइंट बाहर नहीं है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वर्जन में नहीं छपा सकते, दैट विल बी ट्रीटेड सॉलिसिटेशन। आपका क्लाइंट है दिल्ली में भी, आपका क्लाइंट है मुंबई में भी, तो आप टाइम्स ऑफ दिल्ली में छपाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल वर्जन में छपाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ इंसर्शन के ऊपर। अब आज आया, चलो आज देखा, कोई देखा ओल्ड एड्रेस न्यू एड्रेस, साल भर आ रहा है ओल्ड एड्रेस न्यू एड्रेस, ओल्ड एड्रेस न्यू एड्रेस, दैट इज ऑल्सो, वो भी आता है, समझ रहे हो ना? मतलब आपके दिमाग में ये सॉलिसिटेशन वाला क्लॉज खत्म हो जाएगा ना, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी, कुछ भी हट के किया ना आपने जिससे क्लाइंट आकर्षित हो गया इस फॉर्म की तरफ देखने, हाँ यार ये फॉर्म कौन सी है, तो गलत। चलो आपने डाला भी उदयपुर वर्जन में, एक या 2 दिन नहीं डाला चलेगा, पर आपकी लैंग्वेज ऐसी थी, 30 फीट रोड से आप 100 फीट रोड पे बना रहे, एम्पल पार्किंग स्पेस के साथ, सारे क्लाइंट की सुविधा उपलब्ध, कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते कि मालदा स्ट्रीट की उस गली में से अब आ गया 100 फीट रोड पे, ठीक है, नो, नॉट अलाउड, ठीक है। आपकी लैंग्वेज सिर्फ ओल्ड एड्रेस, न्यू एड्रेस, फर्म का नाम, क्लियर? हाँ, फर्स्ट पेज पे पूरा पोस्ट की भी साइज का भी रिस्ट्रिक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होता है, बट इंस्टीट्यूट हमेशा ये कहती है आप वैसे ऐड नहीं छाप सकते जैसे ट्रेडर्स शॉपकीपर्स छापते हैं, तो मतलब आपको वो अलाउड नहीं, आपको सिर्फ नोट देना है, एक छोटा सा ऐड देना है, वो अलाउड है, ठीक है। हाँ, क्लासिफाइड में बेस्ट है, कोई टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। और नॉर्मल पेज पे भी 2 छोटे साइज के देना, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट नेचर का नहीं देना है। आप ओल्ड एड्रेस न्यू एड्रेस में जगह कितनी भरोगे, पूरे पेज की जगह तो आपकी बनती ही, ठीक है, आपको जितनी उसमें जगह चाहिए आ तो जाएगा, पर अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं होगा, वो बिल्कुल सॉलिसिटेशन हो जाएगा। और इस केस में तो क्या होगा, जब आपने नेशनल वर्जन में कहीं छपा दिया ना, तो स्यू मोटो एक्शन हो जाएगा, कोई कंप्लेन करे ना करे, ठीक है। बाकी तो कोई कंप्लेन करने वाला रहता नहीं, इतना लोड देता नहीं कोई, बाकी इसमें तो स्यू मोटो हो जाएगा अगर आपने छपा दिया, ठीक है। कहा था कोई तक तो सिर्फ ऐसे बताया मैंने आपको। अब सुनो सेकंड पॉइंट, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उसकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, नए पार्टनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें इसमें मैंडेटरी भी होता है पार्टनरशिप एक्ट में भी कि आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, तो वहां आपने दे दिया तो चल जाएगा नोट, राइट। एक और वो होता है कि अपना आर्टिकल पास हुआ, कोई आर्टिकल क्या बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो कांग्रेचुलेशन वाला भी आ सकता है, ठीक है, कि कांग्रेचुलेशन टू आवर मतलब फोटो भी आ जाएंगे और बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी अलाउड है, ठीक है। हाँ, उसमें फर्म का नाम तो आएगा एबीसी एंड एसोसिएट्स, कांग्रेचुलेशन टू आवर आर्टिकल, और उसमें भी ऐसे लैंग्वेज नहीं आ सकती वी हैव प्रोड्यूस्ड 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आवर ऑफिस नाउ दिस इज 101, ठीक है, ऐसा नहीं आ सकता है ना। कुछ भी अचीवमेंट ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते जिससे सोलिसिट हो, सिंपल नॉर्म्स के हिसाब से कांग्रेचुलेट कर सकते हो, वो अलाउड है। जितनी साइज होगी उतना, आधे पेज पे तो नहीं, मैंने आज तक 2 एडवर्टीजमेंट देखे उदयपुर में, नॉर्मल साइज के देखे वो भी, ठीक है। एक चलो मैं खैर नाम तो नहीं लिखूंगा रिकॉर्डिंग में, बट 2 ऑफिस में देखे, ठीक है, तो सिंपल दिया, छोटा सा पेज है, क्वार्टर भी नहीं होता, क्वार्टर भी कम होता है, जितनी साइज होगी, जितने वर्ड नॉर्मल फॉन्ट में दिख जाए उतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ अगर मान लो कोई वैकेंसी खाली है, ये वाला, तो इनके ऐड आप इंस्टीट्यूट की जो जर्नल्स और न्यूज़लेटर आते हैं ना, उसमें पीछे होते हैं, ठीक है, उसमें डाल सकते हो, या क्लासिफाइड में ज्यादा हो सकता है, बस उसके अलावा आप वो नोट नहीं डाल सकते हो प्रेस में, ठीक है, ये अलाउड नहीं होता है। अब आपको कोई सवाल, मैंने तो पूरा कवर कर लिया वाला पॉइंट, ठीक है, कोई सवाल दिमाग में सेट करना है बस, ये क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ये सेट करना है।
उसने आपको ऑथराइज किया था कि नहीं किया था? ऑथराइज अगर उसने कर रखा है, आप करोगे, तो फिर आप तो डाटा मंगा रहे हो ना खाली। और डाटा मंगाने में तो कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है, मैं क्लाइंट से डाटा मंगा रहा हूँ, बुक्स मंगा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे ऑथराइज कर रखा है, आप ऑडिट करोगे भाई। लेटर ऑफ एंगेजमेंट इसलिए तो बोलते हैं, ठीक है, हमारे होता नहीं, व्यवहार में काम चल जाता है, बाकी ऑफिशियली एंगेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपने और दोनों ने साइन किया होता है लेटर ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर, तो दोनों का ऑथराइजेशन है कि आप करोगे हमारे बीच में। अगर वो नहीं चाह रहा है, मेरे से रिमूव कराना चाह रहा है, तो रिमूवल का रेजोल्यूशन लेकर आओ, रिमूवल पास करो, ठीक है, रिमूवल का नोटिस दो। वो तो तरीका प्रॉपर होना चाहिए। हम ठीक है व्यवहार में मान लेते हैं कि वो हमारे पास ही होगा, पर वो चाहे बीच में जाना चाहे तो जा भी सकता है, अगर उसने आपको ऑथराइज नहीं कर रखा है, ठीक है। तो टेक्निकली अगर आप मंगा रहे हो उससे कोई डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो इसीलिए मंगा रहे हो क्योंकि उसने ऑथराइज कर रखा है आपको, और आप डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हो कि मैं कंप्लीट कर दूं, ऑडिट टाइम आ गया भाई, डॉक्यूमेंट्स भिजवा दो, ठीक है, तो वो तो ऑथराइज है आपके पास, राइट। इसमें कहाँ सॉलिसिट है, वो क्लाइंट ही आप है ना, तो सॉलिसिट कहाँ किया आपने? कंपनी की ऑडिट है, हाँ, बॉस वहां पे गए, हाँ, उनके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको केस क्लियर कर देता हूँ पहले तो। आप क्या पूछना चाह रहे हो बताना, यही है कि नहीं है। मैं एक एबीसी एसोसिएट्स का पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं गया एक्स लिमिटेड के अंदर। एक्स लिमिटेड मेरी क्लाइंट है ना, ठीक है, मैंने एक्स लिमिटेड को ऑफर दिया ऐसा कि उसने मुझे बोला आप हमारे क्लाइंट का रिटर्न भी भर देना। मैंने ऑफर दिया कि मैं आपके क्लाइंट का रिटर्न भी भरना चाहता हूँ, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, वो चीज को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो टेक्निकली बात करें तो आप कोशिश कर रहे हो क्या करने की, ऑफर देना, जो कि वो सिक्योरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। बट ऑफ द रिकॉर्ड से बात करें तो आप उसको बोल दो ना कि तूने भेजा है, पहले तू मेरे को, मैं रिटर्न में कुछ नहीं दूंगा, मैं तो ओरली तो बोल नहीं सकता ना क्या जाता है ना, टेक्निकली दीज आर नॉट द मीन्स व्हिच आर ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ऑफिशियली कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। आप उसको बोल दो क्या बोलो कि तू मेरे को एक बार लेटर भेज दे, मेल कर दे, you propose me to file the returns of all your employees and then I'll accept that return and that letter। तो फिर उसके बाद तो मैं प्रॉब्लम होगी। देखो तरीके बहुत है, ठीक है, और कल जाते जाते भी शायद आपने मुझसे डाउट पूछा था कि सर क्या ऐसे क्या करें, तो मैंने इसमें ये बोला था कि जो 34 क्लॉजेस है ना, 34 क्लॉजेस, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा इंडिया में जो 34 के 34 क्लॉजेस को क्या कर रहा होगा, आज में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप फॉलो करिए, ठीक है। सब में बस बचाव का तरीका ये ध्यान रखना है कि ऑफिशियली ऑन पेपर कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई चीज ऑन पेपर नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड हल्का फुल्का ध्यान रखना पड़ता है भाई। वापस बोलो, हाँ, वो क्लासिफाइड में डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं डालना, वो अलाउड नहीं, सिंपल। हाँ वो तो ठीक है ना, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। नहीं जीएसटी ये वर्ड्स नहीं लिख सकते आप, क्या बेसिक लिखोगे, इंटर चाहिए, सेमी क्वालिफाइड चाहिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग एक्सपीरियंस, ठीक है, वो आ सकता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ इतना इतना इतना, नॉलेज ऑफ टैक्स, इतना बेसिक हो सकता है। आप एक एक पॉइंट पे जा रहे हो, ठीक है, तो फिर ठीक है। पर वो देखो मैं अभी कुछ भी आंसर नहीं दे सकता बिकॉज आई एम नॉट द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमिटी, ठीक है, बट ये फंसने वाले केसेस हैं सारे, ठीक है, क्योंकि आप एथिक्स फॉलो करना इंस्टीट्यूट की तरफ से कंपलसरी है, ठीक है, नहीं फॉलो करते हुए डिविएट करते हो तो सुनवाई हो सकती है, सब्जेक्ट टू समवन हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, या बड़ा केस है तो इंस्टीट्यूट की मोटो भी उस केस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। बढ़ो आगे, और भी सवाल। सेकेंड तो इजी है, देखो हेडिंग से आप ही बता दोगे। एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट और अदर प्रोफेशनल वर्क। एम्पेनलमेंट पैनल बन रहा है, जहां अलाउड है हम जहां एम्पेनल खुद करवा सकते हैं। तो जब पैनल ओपन होगा और पैनल क्लोज होगा, डेट्स होती है भाई 15 दिसंबर से 25 दिसंबर में पैनल ओपन है, जिन जिन लोगों को एम्पेनल कराना है वह कराना, ठीक है। तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में, 15 से 25। पर आप ये नहीं कर सकते कि आप 12, 13, 14 को वहां गेट पे खड़े हो गए, बोले मेरा नाम सबसे पहले पैनल कर देना, या आप इंक्वायरी कर रहे हो कि बाकियों को क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, ठीक है। आप आगे बढ़ के एक वर्ड लिखा हुआ है नीचे, कौन सा, रोविंग इंक्वायरीज कर रहे हो बिफोर द ओपनिंग ऑफ द पैनल, ठीक है। तो वो फिर क्या कहलाएगा,
फिर वो कहलाएगा कि आप सॉलिसिट करने की कोशिश कर रहे हो उस क्लाइंट को। बाकी पैनल ओपनिंग डेट सबके लिए ओपन है, पैनल क्लोजिंग डेट सबके लिए क्लोजिंग डेट वही है। इस दौरान जो भी फॉर्म एम्पैनल कराना चाहती है, जहाँ पैनल एम्पैनलमेंट अलाउड है, ठीक है, तो वहां पर आप करा सकते हो। और उसके बाद आपको ऑडिट मिल गई तो वो सॉलिसिटेशन नहीं है, क्योंकि वो टेंडर जैसे ही फंडा हो गया, मैंने एम्पैनल कराया मुझे मिल गई, तो मेरी तरफ से सॉलिसिटेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जहाँ अलाउड है, अब आईसीआई का तो एम्पैनलमेंट फॉर्म भर ही गया, जैसे मान लो ये दूसरा इंटरनल ऑडिट का कोई पैनल बन रहा है, ठीक है, तो वहां आपने अपने आप को एम्पैनल कराया, ठीक है, आरबीआई ने बोला इंटरनल ऑडिटर्स का हम पैनल बना रहे हैं, ठीक है, वहां आप एम्पैनल करा सकते हो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई बन रहा है, ठीक है, वहां आपने आपको एम्पैनल करा दिया, तो वहां पैनल में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अलॉट हो गई ऑडिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आप पैनल ओपन नहीं हुआ, लिखा भी है, देखो क्या, इट वुड नॉट बी प्रॉपर फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेक रोविंग इंक्वायरी, मतलब बढ़ चढ़ के आप आगे इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है, बाय अप्लाइंग टू एनी सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैविंग हिज नेम इंक्लूडिंग इन एनी, कि मेरा नाम तो डालना ही डालना पड़ेगा, भले क्राइटेरिया कुछ फुलफिल नहीं हो रहा तो भी आप तो मेरा डाल ही दो, ऐसे कर रहे हो तो वो फिर सॉलिसिटेशन है। बाकी सिंपल पैनल ओपन हुआ, सबने डाला, आपका भी डाला, आपका रजिस्टर हो गया, मिल गई ऑडिट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो टेंडर जैसा ही फंडा किसी में हो गया, बैंक में हो गया, गवर्नमेंट ऑडिट में हो गया, ठीक, फाइन, ओके। तीसरा फंडा क्या है, ये भी शानदार है, सुनो, डायरेक्टरी में नाम छपवाने पे भी रेस्ट्रिक्शन है, प्रैक्टिसिंग, वैसे प्रैक्टिसिंग की बात करें, नॉन प्रैक्टिसिंग की बात करें, डायरेक्टरी जो छपी है सरकारी डायरेक्टरी हो सकती है, या वो नहीं होती वो येलो पेजेस एंड ऑल, गवर्नमेंट डायरेक्टरी, प्राइवेट बॉडीज वाली डायरेक्टरी, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन क्या है, आपका नाम वहां पर, अगर सीए का अलग से वहां पर क्या है, पेज है, हेडिंग अलग है चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेज, तो आपका नाम भी उसी पेज पर आएगा। अब उसका भी पॉइंट अगला है क्या, कि आपका पूछा है, आपका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, भली पॉइंट नंबर आई गेस इसके अंदर है, सेकंड पॉइंट भी एक और अच्छा है, चलो अपन सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं, आपका पॉइंट उसमें आ रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो क्या है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग से हेड है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के हेड में आपका नाम आएगा, ठीक है। दूसरा, आप उस पर्टिकुलर टाउन और सिटी के से बिलोंग करते होने चाहिए जिस टाउन और सिटी की वो डायरेक्टरी छप रही है। अब जैसे मान लो चेन्नई की कोई डायरेक्टरी छप रही है तो आपका नाम उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि आपका ना तो फर्म का वहां कोई एसोसिएशन है, ना आपका कोई एसोसिएशन है, ठीक है। तीसरा, एंट्री नॉर्मल लेटर में होनी चाहिए, बोल्ड, इटैलिक या बॉक्स में नहीं होनी चाहिए। भाई सबका अगर नॉर्मल लेटर में है तो आपका भी ऐसा होगा, सबका बॉक्स में है तो फिर आपका बॉक्स में चल जाएगा, ठीक है। चौथा, एंट्री अल्फाबेटिकल और लॉजिकल होनी चाहिए। अब जैसे सीए मनीष लिखा है तो सीए मनीष से शुरू नहीं होना चाहिए, वन सीए मनीष फिर सीए ए सीए बी, ऐसा नहीं, मेरा एम पे आना चाहिए नाम, ठीक है। फिर अगला, एंट्री जो है वो ऐसा कुछ भी शो नहीं करनी चाहिए कि वो पब्लिसिटी हो रही है या एडवर्टीजमेंट हो रहा है, और एंट्रीज जो है शुड नॉट बी गिवन इन अ मैनर विच गिव प्रोमिनेंस टू अदर एंट्री। मतलब फॉर एग्जांपल वहां पर किसी एक्ट्रेस का फोटो बनाया हुआ है, वो ऐसे एरो करके खड़ी हुई, ठीक है, वो फिंगर जहां खड़ी है वो मेरा नाम है वहां पे, ऐसी कोई पब्लिसिटी, ऐसा कोई भी स्टंटबाजी वहां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला, पेमेंट अगर आपने कोई किया, पेड डायरेक्टरी अगर है तो पेमेंट भी नॉर्मल जो सब लोग पे कर रहे हैं आपने भी वही पे। अनरिजनेबल पेमेंट शोज कि आपका कहीं ना कहीं आपने उसको क्या करने की कोशिश करी, अपर साइड पे ले जाने की कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद 7th, एंट्री, ये आ गया आपका पॉइंट, एंट्री शुड नॉट बी, it should be open to all the CA or CF firms of that town or city जिसमें, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो फिर चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो गया, मेरा नाम तो आया और कोई और गया, उसको बोला नहीं आपका नहीं रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, तो फिर गड़बड़ है, तो ओपन नहीं है। हाँ, और कोई गया नहीं, जहाँ पेड़ है, जहाँ पेड़ नहीं है वहां तो सबका आ ही आएगा डायरेक्टरी में, जहाँ पेड है वहां कोई नहीं गया और मैं गया तो चल जाएगा, ठीक है। जैसे justdial.com हो गया, ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली वही है, ठीक है, डायरेक्टरी है, तो justdial.com में सिर्फ मेरा नाम मैंने रजिस्टर कराया, ठीक है, किसी और फॉर्म ने नहीं कराया। तो जब justdial पे कोई कॉल करके सर्च करेगा कि मुझे उदयपुर का चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म का किसी का एड्रेस चाहिए मुझे, तो वो फिर मेरा नाम है, कोई और भी है तो उसका नाम भी उसको बताना पड़ेगा, डार्क फॉर्म से हमारे यहाँ पर, आपको जो समझ में आप देख लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट वही है, क्या बोल रहा है, subject to the above condition the member can also include their name in the directories which are published or available on electronic means। वही justdial का ले लो एग्जांपल, आस्क मी सर्विसेज होती है जो, तो आप justdial पे रजिस्टर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भी सेम नॉर्म्स होने चाहिए, ओपन टू ऑल होना चाहिए, ठीक है। वो सारी सर्विसेज, वो सारे वो पॉइंट्स अपन ने ऊपर बढ़े ना, वहां पर वो भी आता है,
ठीक है। तो आप आस्क मी सर्विसेज में ऑनलाइन ही इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, टेलीफोन सर्विसेज जो होती है उन पे भी रजिस्टर आप करवा सकते हो, सब्जेक्ट टू ऑल दीज अबव कंडीशन जो ऊपर है। मतलब आप समझ लो कि नॉर्मल आ सकता है, कुछ भी हटके हुआ नॉर्मल से तो ये मान लिया जाएगा कि आप एक तरह से सॉलिसिट कर रहे हो उन ग्राहकों को जो ये डायरेक्टरी पढ़ रहे हैं, जो ये यूजर है डायरेक्टरी को। क्लियर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और ले लेते हैं आज। पब्लिकेशन ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स। बुक्स और आर्टिकल्स छाप सकता है, लिख सकता है क्या? प्रैक्टिसिंग सीए बुक्स और आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है उस बुक में, उस आर्टिकल में फर्म का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्म का नाम नहीं अलाउड है बुक और आर्टिकल। आप बुक में भी देखोगे कोई फर्म का नाम नहीं दिखेगा, सब्जेक्ट टू में प्रैक्टिसिंग होता है, ठीक है। और अगर आप किसी आर्टिकल अखबार में आ रहा है उसमें भी फर्म का नाम एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अगर फर्म का नाम एसोसिएटेड है, ठीक है, तो वहां पाया जाएगा। डन। लास्ट आज का, इश्यूइंग ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन। चलता पॉइंट है, सुनना। ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशन हम दे रहे, शादी का हो सकता है, बच्चे का बर्थडे का हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हाउस इनॉग्रेशन सेरेमनी हो सकती है। सीए के घर की बात कर रहा हूं। पहला सवाल अब तो मेरा आपसे, क्या कार्ड के अंदर, जो ग्रीटिंग कार्ड आप छपा रहे हो उसके अंदर सीए एक्स वेड्स सीए वाई या सीएस वाई या एडवोकेट वाई आ सकता है? नाम से पहले ये लिखते हैं, उसमें भी कार्ड में पर्सनल ग्रीटिंग कार्ड में आरएसवीपी में फर्म का नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता? लिखते तो है, वो बात अलग, आ सकता है कि नहीं आ सकता सवाल दूसरा आपका, ठीक है। मतलब करते तो बहुत कुछ अनएथिकल है कि एथिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब अगर फर्म का नाम आया और आपका डेजिग्नेशन आया, ठीक है, क्या ये सॉलिसिटेशन होगा कि नहीं होगा? मतलब वो मेंबर फंस सकता है कि नहीं फंस सकता है? कोई कंप्लेन करे तो फंस सकता है। हाँ, अखबार में तो नहीं छाप रहा है, जो उसके कनेक्शन में उन्हीं को देगा, ऑब्वियसली कार्ड तो वैसे देगा, उनको ही देगा, उनको पता ही होगा बाय डिफॉल्ट की फॉर्म में है। ऐसा जरूरी नहीं सबको पता होता है। हाँ, कर तो सकता है, मैं तो सब पे एग्री कर रहा हूँ, अब देखो तो आंसर क्या आया इसका, क्वेश्चन समझ में आया? आंसर क्या आया कि नॉर्मली तो देखो फर्म का नाम और सीए डेजिग्नेशन यूज नहीं करनी चाहिए जहां पर्सनल ग्रीटिंग कार्ड है, पर्सनल इन्विटेशन। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अगर आप ये ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन किसको दे रहे हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस को, तो अलाउड। तो मतलब अगर आप घंटाघर पे गए होगे और फेंक लो कार्ड कि सबको आना है शादी में मेरी, तो अगर आपने ये लिखा हुआ है तो आप गिल्टी। अक्षय कुमार की मूवी हो शालू की शादी, 100 रुपए का लिफाफा लेकर आना, ठीक है। आई डोंट नो मिस्टर मिसेस खिलाड़ी ऐसी कोई मूवी है, ठीक है, जहां पर वो पैसे उसका ससुर बोलता है पैसे तुमको कलेक्ट करने पड़ेंगे, वो कार्ड देता है सबको और बोलता है कि लिफाफा लेकर आना, ठीक है। अगर किसी ने ध्यान देखा होगा, याद आएगी मूवी, ठीक है। तो वहां वो ओपन टू ऑल है, वो सबको दे रहे हैं, तो वहां अलाउड। लेकिन जब आप किसको दे रहे हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर, तो जो नॉर्मली अपन उन्हीं को देते हैं कार्ड, तो उसमें अलाउड है। रीजन है, आपके पास भी कोई कार्ड आता है तो आप क्या देखते हो, इन्होंने कहाँ जाना है, अभी थोड़ी देखो आरएसवीपी में कौन लिखा हुआ है, थोड़ी देखोगे, ठीक है। तो और वहां आप अट्रैक्ट अपने पर्सनल किसी उस पे कर रहे हो रादर देन फर्म में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो फाइन। अब लेकिन अगर इनविटेशन फर्म का है, फर्म के 25 साल कंप्लीट हो गए, वो आप लेटर बना के सबको दे रहे हो, क्लाइंट्स के अलावा, क्लाइंट को देते तो क्लाइंट को तो मालूम है, लेकिन क्लाइंट के अलावा आप पहुंचा रहे हो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो कि आपके क्लाइंट नहीं, उनको कहाँ अट्रैक्ट कर रहे हो आप, फर्म की तरफ, ठीक है। फर्म का लेटर हेड आपने यूनिक छपवा के, मतलब 25 एनिवर्सरी, 25 एनिवर्सरी सिल्वर के गिफ्ट पहुंचाए साथ में आप लोगों ने, लेकिन पर्सनल इन्विटेशन पर्सनल लाइफ में नहीं आ रहा है, दुनिया सब्जेक्ट वो इन्हीं को दिया है। उनमें भी अगर आप सबको पब्लिक, जनरल पब्लिक को दे रहे हो तो फिर वो अलग है।
तो सिंपल हो गया ना। प्रूव अगर ये हो गया कि आपने 50,000 छपाए, ठीक है, आपके 50,000 रिलेटिव हो सकते हैं, हो गए तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको ठीक है। नहीं, टेक्निकली ऐसे इंस्टीट्यूट भी पागल नहीं होंगे बेटे, वो भी पागल नहीं बोले 50,000 तो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। वो भी आपसे सवाल करेंगे प्रूव करो फिर 50,000 को कि कैसे आपके रिलेटिव है XYZ कैसे रिलेटिव था, आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कर सको तो बहुत अच्छी बात है, पर मुश्किल होगा 50,000 लोगों को प्रूव करना। हाँ तो वो तो पब्लिक ही होंगे ना एक तरह से भाई। आप हाँ समझ गया मैं आपकी बात। तो आपका क्लाइंट नहीं है वो, आपका रिलेटिव भी नहीं है वो, आपका फ्रेंड भी नहीं है वो, आपका नियर एंड डियर वन भी नहीं है, तो वो पब्लिक एट लार्ज भी होगा। प्रूव करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, कोर्ट में आपने मूवीज कितनी देखी है और अभी वेब सीरीज तो आपने दुनिया भर की देखी हो, तो कोर्ट में क्या होता है वो आपको मालूम है। वो प्रूव कैसे करते, किस चीज को कैसे प्रूव करते, वो प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट जो है, ठीक है। अब वो तो यही पूछेंगे, ये क्लाइंट तो आपने इसीलिए दिया होगा कि आप इसको लेना चाह रहे थे, तो आपको प्रूव करना है कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, ठीक है। अब उसके लिए आपको हो सकता है उससे बात करनी पड़े, उससे लाइव बात करवानी पड़े, ठीक है, उससे रिटर्न एक कुछ एक्नॉलेजमेंट लेना पड़े, ठीक है, सब वो आपको प्रूव करना। इसलिए बोलो केस 6 महीने साल भर लगते हैं एक यहाँ पे भी केस को कंप्लीट, डेट्स मिलती है, डेट्स पे वापस आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, सब सबूत पेश करने पड़ते हैं, टेक टाइम, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है और इसीलिए सब डिसीजन आता है। जहाँ मेंबर लगता है ओके है, छोटी मोटी गलती करी, वैसी कोई कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी, रिजेक्ट कर देंगे, क्या है वो तो अपना प्रोसेस ही वही था ना। अगर मैटर ही कोई सीरियस नहीं तो पहले रिजेक्ट हो जाता ना। बोर्ड ऑफ रेसिडेंट इसी निपटा देने वाले, जान दो इसको क्या लेना है, कंप्लेन को टेक ओवर करने की जरूरत नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट कंप्लेन दुनिया भर की बड़ी उसको टेकअप करेंगे ना, ये छोटी छोटी कंप्लेन तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है, वहाँ इग्नोर करेगा। तो अपनी को एक बार तो ही पढ़ लेना क्या अनएथिकल और क्या एथिकल है, तो क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं, ठीक है भाई। तो देखो लैंग्वेज देख लो, फिर आपसे कोई सवाल हो तो और पूछना। फर्स्ट पैराग्राफ तो सिंपल बोलता है कि अलाउड नहीं है, फिर सेकंड पैराग्राफ बोलता है कि काउंसिल ने बोला कि सीए डेजिग्नेशन और नाम फर्म का यूज कर सकते हो अगर आपने किसको भेजा, ओनली टू, क्या लिखा है, ओनली टू क्लाइंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द मेंबर कंसर्न। लेकिन फिर एक ये केस आ गया, केस पढ़ो ये वाला, ये केस पढ़ो, पब्लिशिंग अ बुक वाला थर्ड पैराग्राफ। फॉर्म ने बुक पब्लिश करी, जिसमें उसने क्या डाला, उस फॉर्म की, और किसको भिजवा रहे, भिजवा तो नियर एंड डियर वन को ही रहे, और उस पर लिखा सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ दी प्रोफेशन, स्पेशल लेटर एंड एनवेलप। तो ये तो गया सोलिसिट हुआ, ये तो एक्चुअल केस ही था, एक्चुअल केस ही हुआ था, तो मैंने सिर्फ लाइन को बेचकर तो चल जाता, तो चल जाता। देखो मैंने भेजा, मैंने ये थोड़ी बोला ऑफिस में लगा, उसने लगा दिया तो मेरी गलती नहीं, और मैंने लेटर में लिख के भेजा ऑफिस में लगाना पड़ेगा, बस तुम क्यों लिखे, तो बस नहीं लिखा तो बात खत्म, बात खत्म, फिर टेंशन नहीं, फिर टेंशन। मैंने क्या बोला आपको, कोई सॉलिसिट हो गया तो मेरी गलती थोड़ी है भाई। मैंने वो कचौरी जो खाने आया था नीचे उसको बोला आप आना, अब वो 10 लोगों और लेकर आ गया तो मेरी गलती थोड़ी, मैं तो सॉलिसिटेशन नहीं होगा, ठीक है। मीन्स व्हिच आर ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ऊपर से देख रहा था कि नीचे में कचौरी खा रहा है, मैं भागा गया कि इस क्लाइंट को मेरे को लेना ही लेना, अगर इसके पास फाइल है ऐसी तो बस में कम्युनिकेशन हुआ। मैं कचौरी खा रहा था, वो कचौरी खा रहा था, ठीक है, बात में बात हो गई, ठीक है, और मुलाकात हो गया, वो मेरे साथ आ गया ऊपर, ठीक है। तो हाँ प्रूफ बहुत मुश्किल है, छोटी छोटी में प्रूफ टेंशन नहीं होती, हमको आराम से ऑफ द पेपर हम निकाल सकते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। और मैंने आपको क्या बोला, इंस्टीट्यूट नहीं लेगी ऐसे केसेस को, ठीक है, वो पहले ही रिजेक्ट कर देगा अगर कोई कंप्लेन भी करेगा तो, ठीक है। हाँ वेबसाइट किसकी है, ये फॉर्म की है, वेबसाइट के लिए प्योरली और प्योरली लास्ट टू लास्ट जो पॉइंट है ना, उसके अंदर 22-23 गाइडलाइन है। अभी वेबसाइट बनने बाकी है, मैं वेबसाइट का अभी पूरा एक साथ ही लूंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर सीए फॉर्म की वेबसाइट पे अचीवमेंट कोई लिखा हुआ है तो गलत है, पर अभी उसके मतलब 22-23 पॉइंट अपने को पढ़ना है इसी क्लॉज के अंदर। लास्ट जो टॉपिक है ना आपका, ये तो अभी यही चल रहा है, ये एफ चलेगा अभी, तो लास्ट में आएगा HIJ, शायद ये एल पे आएगा। वेबसाइट कौन से नंबर पे चेक करना, वेबसाइट की गाइडलाइंस O पे आएगी, O के अंदर से वापस सब पॉइंट उसके शायद 22 पॉइंट है,
है ना। 22 वो वेबसाइट की बात करेंगे कि सीए फॉर्म की वेबसाइट पे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता है वैसे, ठीक है। तो लिखा है तो कोई स्क्रीनशॉट लेके अगर कंप्लेन करना चाहे तो कर सकता है, या देख के अपडेट कर सकते हैं। गलत है, अचीवमेंट नहीं डाल सकते आप अपना, फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये हुआ। अब कल इसके आगे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।